निकालो डिस्कशन, निकालो रेस, निकाल लो फटाफट। ऐसे कितने लोग हैं जो रेस करके नहीं आए? प्लीज हैंड, रेज योर हैंड। पूरी जनता पीछे वाली है क्या? तमंचा वमंचा दिलवा दे तुम्हें? लग नहीं रहे तुम पढ़ाई लिखाई करोगे। कोई विशेष कारण ना करने का? जल्दी जल्दी बताओ, कोई विशेष कारण? बातचीत नहीं। हाँ भाई, बताया नहीं तुमने? क्या कारण है ना कर पाने का? क्यों भाई, पीछे वाली जनता? क्यों भाई, क्यों नहीं किया होमवर्क? नहीं बताएगा कोई? मत बताओ यार। अच्छा, ट्रेन में थे? इतनी जल्दी क्यों आ गए बे? आराम से छठ पूजा बना के आते। अच्छा, आज ही है क्या? अच्छा, इतना बड़ा कष्ट लिए हो तुम। तो चलिए भाई, शुरुआत की जाए। और सब बढ़िया, माहौल सेट है? भाई होमवर्क वगैरह कंप्लीट करते रहिए। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या है? होमवर्क ही है, और कुछ भी नहीं है। चलिए, रेस नंबर 46। आई होप आंसर तो सभी के पास होंगे। ओके, यस। क्वेश्चन नंबर 1, 2। क्लास नोट्स नहीं पढ़ते हो क्या? क्लास नोट्स पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो? क्या ऐसा क्वेश्चन क्लास नोट्स में किया हुआ है? बिल्कुल किया हुआ है। ठीक है, जरा देखिएगा ध्यान से। देखिए, अब आपस में बातचीत करता हुआ अगर कोई भी पाया गया, उसे क्लास से बाहर उठा के फेंक दिया जाएगा। गेट के थ्रू नहीं, खिड़की के थ्रू। और पीछे आप देख पा रहे होंगे क्या है? नाला। आपस में बातचीत अब बिल्कुल भी नहीं होगी। ठीक है, आप अगर करके भी नहीं आए तो भी आप शांत बैठे रहिए, करके आए तो भी शांत बैठे रहिए। आपस में अगर कोई भी डिस्कशन करता हुआ दिखाई दे गया तो समझ लेना ये उसकी आखिरी क्लास होगी। क्या ये बात समझ आ गई है? ठीक है। हंस रहे हो? हाँ। जरा देखिएगा ध्यान से। वैसे तो ये क्वेश्चन हम क्लास नोट्स में कर चुके हैं, ठीक है, इसलिए मैं बोलता हूं कि क्लास में थोड़ा अटेंटिव रहा करो। ठीक है, ये सिर्फ सेमी सर्कुलर रिंग नहीं है, साथ ही साथ यहाँ पे एक वायर भी है। क्वेश्चन में दिया हुआ है यूनिफॉर्म सेमी सर्कुलर वायर। यूनिफॉर्म बोल दिया तो हम बोल सकते हैं कि पूरा का पूरा एक ही मटेरियल का बना हुआ है। किसका बना हुआ है? एक ही मटेरियल का बना हुआ है। ये लीनियर मास है, तो इसकी लीनियर मास डेंसिटी क्या मान सकते हैं? लैम्डा। क्या मान सकते हैं? अगर मैं कहूं कि इस सेमी सर्कल का मास m1 है, तो m1 की वैल्यू मैं लिख सकता हूं लैम्डा इंटू लेंथ। क्या ये लेंथ बता सकते हैं? पाई आर। क्या सहमत है? ये जो स्ट्रेट वायर आप देख पा रहे हैं, अगर मैं कहूं कि इसका मास m2 है, तो वो m2 की वैल्यू की लैम्डा इंटू 2r। मास लिख लिए। अगला स्टेप क्या होता है? जो भी हमें दिया हुआ है उनका सेंटर ऑफ मास। क्या आप मुझे ये बता सकते हैं एक सेमी सर्कुलर आर्क का सेंटर कहां पे होता है? क्या यहां से इसके ज्योमेट्रिकल सेंटर से 2r/पाई आगे होता है? तो हम कह सकते हैं इस पॉइंट का अगर कोऑर्डिनेट कोई लिखने के लिए बोले तो क्या लिखेंगे? 2r/पाई, 0। क्या लग रहा है, कुछ समझ आ रहा है? और इस वायर का तो ऑब्वियस सी बात है यही होगा, तो ये तो क्या हो गया? 0,0। वाई कोऑर्डिनेट तो 0 है, साफ साफ दिख रहा है। एक्सियम निकालना है। क्या निकालना है? एक्सियम। m1, m1 की वैल्यू कितनी है? लैम्डा इंटू पाई आर मल्टीप्लाइड बाय 2r/पाई। m2 वो तो 0 ही हो गया, बटे m1 प्लस m2। क्या ये देख पा रहे हैं आप लोग? तो यहां पे लिखेंगे लैम्डा इंटू 2r प्लस लैम्डा इंटू पाई आर। लैम्डा को कॉमन लेकर के कैंसिल आउट कर दीजिए, आर से आर कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या आपका आंसर आ जाता है भाई?
कौन सा आंसर आ रहा है? डी। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 3 क्या हो गया है भाई? क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेट करना पड़ेगा। क्या हुआ या नहीं हुआ? बहुत बढ़िया, शानदार। क्वेश्चन नंबर 4 ये भी हो गया। अरे वाह। क्वेश्चन नंबर 5 किसी को डाउट? 5 क्या किया भाई तुमने? क्या करना, क्लास नहीं किए थे क्या? कितने क्वेश्चन ऐसे कराए हैं क्लास नोट्स में, ये बताओ। पढ़ते वढ़ते नहीं हो क्या तुम, ये बताओ भाई। हाँ, बिल्कुल भी कॉन्सेप्ट को लिंक नहीं कर रहे हो। पता नहीं है किस बैच में बैठे हुए हो। TMP1 में बैठ के अगर ऐसी हरकतें करोगे तो फिर क्या मतलब है इस बैच का? मुझे क्वेश्चन डिस्कस करने की दिक्कत नहीं है, लेकिन एक ही जैसे क्वेश्चन डिस्कस करता रहूंगा तो फिर हमारी ग्रोथ कब होगी? मैं एक ही प्रोफाइल के क्वेश्चन कराता रहूंगा उस लिमिटेड टाइम में, तो हम नया कब सीखेंगे? वही सब कराता रहूं क्या? और या तो ये हो कि कुछ नया कर रहा हूं, ऐसा कुछ नया है ही नहीं, सब कुछ कर चुके हैं। जरा देखिएगा ध्यान से। मान लीजिए जिसको आपने काट के निकाला उसका मास है m1। कितना है मास? m1। और इस पूरे डिस्क का जो मास है जिसमें से काट के निकाला गया है, वो पूरे डिस्क का मास कितना है? m। तो सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा आपसे, वो मान लेते हैं m2 है। कितना है? m2। तो मैं आपसे ये कहूंगा कि m1 और m2 का रेशियो निकाल लीजिए। क्या निकाल लीजिए? रेशियो। ये क्या है? डिस्क है। तो जरा ध्यान से देखिएगा, m1 अपॉन m2, यहां पे जो भी मासेस का रेशियो होगा, क्या वो एरिया के प्रोपोर्शनल होगा? तो जरा ध्यान से देखिएगा, इसका एरिया अगर हम लिखें तो क्या लिखेंगे? पाई आर स्क्वायर बाय 2। 2 क्यों लिखा समझ आ गया होगा, क्योंकि आधा है। ये वाला अगर आप डिस्क देखें तो इस डिस्क का रेडियस कितना है? तो पूरे डिस्क का एरिया कितना होगा? पाई इंटू 2r का स्क्वायर, एंड दैट इज व्हाट? 4r स्क्वायर। यहां से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। तो आप ये देख पा रहे हैं ये रेशियो क्या आ गया? 1/8। तो हम यहाँ पर ये बोल सकते हैं कि जो m2 की वैल्यू है वो क्या आ गई? 8 टाइम्स ऑफ m1। ये जरूरत पड़ती है इसलिए पहले निकाल लेते हैं। इसके बाद अगला स्टेप क्या है? पूरा डिस्क में से ही तो ये काट के निकाला है, तो पूरी डिस्क का सेंटर ऑफ मास कहां पर है? 0,0। जिसको काट के निकाला है, ये एक सेमी सर्कुलर डिस्क है। क्या याद है सेमी सर्कुलर डिस्क का सेंटर ऑफ मास कहां होता था? 4r/3π, 0। काट के निकाला है तो प्लस करेंगे माइनस, तो हम कहेंगे पूरा डिस्क का मास कितना? m2। उसका सेंटर ऑफ मास कहां था? 0 पर। प्लस या माइनस? माइनस। जिसको काट के निकाला m1, उसका कहां पर है? 4r/3π डिवाइडेड बाय m2 माइनस m1। m2 की वैल्यू यहां पे क्या पुट कर देंगे? 8m1। क्या भाई क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 6 किसी को डाउट? हो गया क्या? ओके। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा ध्यान से, कितने लोगों से हो गया ये? ओके वंडरफुल। पहले तो ये क्वेश्चन को आप पढ़ लीजिए। ये बताइए मुझे, ये क्या है? डिस्क है या स्पेयर है? स्पेयर है। वंडरफुल। यहां पर एक r/2 रेडियस का स्पेयर काट के बाहर निकाला है, निकाला है या नहीं? फिर वहां पे दोबारा से एक स्पेयर फिल किया गया है, लेकिन अब जो स्पेयर फिल किया गया है उसकी डेंसिटी सेम है या अलग है? अलग है। आप मुझे एक बात बताइएगा कि जो स्पेयर है, स्पेयर एक 2 डायमेंशनल बॉडी है या 3 डायमेंशनल? तो इसका मास एरिया के प्रोपोर्शनल होगा या वॉल्यूम के? बस यहाँ पे बी केयरफुल। आपने जिस स्पेयर को काट के निकाला था, मान लो उसका रेडियस था r/2। उसका रेडियस क्या था? r/2। और मान लो जिसको काट के निकाला उसका मास था m1। क्या था मास? m1। और इस पूरे स्पेयर का जो मास था वो मान लो क्या था? m2। क्या m1 अपॉन m2 का आप रेशियो निकाल पाएंगे? एक स्पेयर का वॉल्यूम होता है 4/3πr3। क्या होता है? 4/3πr3। क्या मैं कह सकता हूं मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेडियस के क्यूब के? तो यहां पे लिखेंगे m1 अपॉन m2। m1 जिसका मास है उसका रेडियस कितना है? क्या इसका क्यूब कर दें? क्यूब या स्क्वायर? क्यूब बटे r का क्यूब। तो आप ये देख पा रहे होंगे 1/8। मतलब हम ये कह सकते हैं कि अगर इसका मास m हुआ, कितना हुआ? m, तो इस पूरे स्फीयर का मास कितना रहा होगा?
8m, 8m या 4m? 8m। अगर डिस्क होती तो है पक्का, तो हम ये कह सकते हैं अगर इसका मास m है, ये कितना 8m। लेकिन काट के कहानी खत्म नहीं हुई, यहां पर एक दूसरा स्पेयर लेकर के आए जिसकी डेंसिटी है 5 टाइम्स। कितनी है? 5 टाइम्स। तो अगर डेंसिटी 5 टाइम्स हो गई तो जो स्पेयर आपने पहले निकाला था उससे मास भी कितने गुना ज्यादा हो जाएगा? 5 गुना। तो हम ये कह सकते हैं m हटा के यहां पे दोबारा से माल भर दिया गया, कितने का? 5m। क्या कुछ समझ में आया? नहीं आया भाई? पक्का? तो देखो ध्यान से करने का तरीका, सेंटर ऑफ मास इधर ही होगा। कैसे लिखेंगे? पहले पूरा स्पेयर, कौन सा स्पेयर? पूरा स्पेयर। पूरे स्पेयर का मास है 8m। कितना है? 8m। उसका सेंटर ऑफ मास कहां पे था? 0। माइनस काटा m, जिसको काट के आपने बाहर निकाला, उसका सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट कितना है? क्या ये समझ में आ रहा है? 0,r/2। माइनस क्यों कर रहा हूं? क्योंकि काट दिया। क्या कर दिया? काट दिया। तो माइनस m इंटू r/2। नहीं आया समझ? प्लस क्यों कर रहा है? क्योंकि काटने का जोड़ा भी तो गया है। कितना जोड़ा है? क्या वही जोड़ा है? तो इसका कोऑर्डिनेट भी बटे टोटल मास 8m था, जिसमें से माइनस m हुआ, लेकिन जोड़ कितना दिया? कॉन्सेप्ट को समझिए, फिजिक्स बहुत आसान है। फिजिक्स क्या है? आसान। लेकिन आसान उन्हीं लोगों के लिए है जो एक एक बात को ध्यान से सुनते हैं और हर दिन घर जाने के बाद क्लास नोट्स के हर एक एक सवाल को दोबारा करते हैं। जो क्वेश्चन क्लास में डिस्कस होते हैं उन्हें दोबारा करते हैं, तो उन्हें इस सब्जेक्ट से मोहब्बत हो जाएगी। अदरवाइज ये बहुत टफ है। अदरवाइज ये क्या है? बहुत टफ है। अगर एक बार समझ नहीं आई तो इस पे दोबारा से ट्रैक पे तुम कभी वापस आ नहीं पाओगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाइयों। क्वेश्चन नंबर 8 हो गया क्या भाई? कोई ऑप्शन पूछना चाहोगे? नहीं, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 किसी से हुआ क्या? ओके, सवाल को बनाया इस तरीके से गया है कि देख करके लगता है वाह भाई वाह, पक्का इसमें कुछ अलग ही लेवल की फिजिक्स लग रही होगी। अभी सॉल्यूशन बताऊंगा तो लगेगा कि इससे सस्ता सवाल मार्केट में अवेलेबल नहीं। एक बात बताओ, ये ट्रॉली, क्या देख पा रहे हो? ट्रॉली को दिखाई दे रही है कि नहीं? इस ट्रॉली में ये है एक पार्टिकल जो कि एक रस्सी से लटका हुआ है। ट्रॉली जा रही थी, आगे एकदम से टकरा गई। टकराने के बाद क्या हुआ ट्रॉली के साथ? है? रुक गई बेटा। क्या हो गया बेटा? रुक गई। ट्रॉली तो रुक गई, लेकिन ये जो पार्टिकल है ये थोड़ा ना तुरंत रुक जाएगा। एकदम से ट्रॉली रुकी है, लेकिन ऑब्वियस है इसका अपना इनर्शिया है, तो इसके पास तो अभी वेलोसिटी है, तो ये एकदम से नहीं रुकेगा। तो मेरे लिए कहानी कुछ ऐसी हो गई। टकराने के बाद की कहानी ये है कि इसको मैंने वेलोसिटी v0 दे दी। कितनी दे दी वेलोसिटी? v0। अगर मैं तुमसे ये सवाल पूछता कि एक पार्टिकल को मैंने वेलोसिटी v0 दी है, तो ये बताओ ये कितने एंगल तक जाएगा? क्या इस तरीके के सवाल आपने वर्टिकल सर्कुलर मोशन में सॉल्व किए हैं? एक्चुअली ये बहुत सिंपल सा सवाल है। हमने कहा वैसा हमें तो नहीं पता, लेकिन मान लेते हैं जब तक जाएगा जब तक कि क्या जीरो नहीं हो जाएगा? वेलोसिटी इसकी जीरो नहीं हो जाएगी। मान लो एंगल क्या है? थीटा। क्या लगाना चाहिए यहां से यहां तक? है? तो वर्क डन बाय ग्रेविटी में डायरेक्टली लिख रहा हूं माइनस के mgl इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ये बताओ कसम से ये समझ में आया कि नहीं आया? बराबर चेंज इन एंड दैट इज 0 माइनस हाफ एम वी नॉट स्क्वायर। यहां तक तो हर हिंदुस्तान के बच्चे को पहुंचना चाहिए था। ठीक है, यहां तक कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इसके बाद तो कुछ भी नहीं है। अगर यहां तक पहुंच गए तो इसके आगे तो वैसे ही खत्म, क्योंकि इसके आगे बोलते हैं मैथ्स है। क्या है? सर ये आपको कैसे पता चल गया? मैंने ऑप्शन देखे तो मैंने देखा अरे भाई ऑप्शंस में तो साइन का फंक्शन दिया हुआ है और मेरे में तो कहीं भी साइन का फंक्शन नहीं आ रहा। तो लगता है मैंने एक्सप्रेशन गलत लिखा है। लेकिन एक्सप्रेशन गलत नहीं लिखा जनाब। मैथ्स के स्टूडेंट हो, 1 माइनस कॉस थीटा को कुछ लिखा जा सकता है? क्या बात कर रहे हो? ये सब आता है तुम्हें? पक्का? तो बस इसकी वैल्यू को 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 पुट कर दो, थीटा कैलकुलेट कर लो, आंसर आ गया। कैलकुलेट क्या करना, हो ही गया कैलकुलेट। क्वेश्चन नंबर 10, जब 9 हो गया तो 10 तो हो ही गया। जो वैल्यू निकाली है उसमें जो वैल्यूज हैं, थीटा की वैल्यू 60, एल की वैल्यू 5 रख के v0 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? v0।
इस रेस में से भाई साहब कम से कम 8 सवाल सही होने चाहिए थे। अगर आप ध्यान से पढ़ रहे हैं 8 से कम सही हो रहे हैं तो भाई बहुत बुरी स्थिति है। एससीवी ले आओ बेटा, ले आओ जल्दी ले आओ। एससीवी सभी के पास है। एससीवी देखो सॉल्व करो या मत करो, एक बैग में रखा करो और एक घर पे रखा करो, इससे कृपा बरसती रहेगी। क्या बरसती रहेगी? कृपा। भाई जेई की तैयारी कर रहे हो और एससीवी नहीं है तो कुछ नहीं हो सकता, भले सॉल्व करो या मत करो। रोज सुबह नहाते तो ही नहीं, सॉरी फॉर दिस, है ना, लेकिन जब भी उठते हो तो एक बार एससीवी के हाथ जोड़ लिया करो। अगर इस तरह की हैबिट्स डेवलप कर लोगे तो आपके ऊपर बराबर कृपा बरसती रहेगी। और वैसे भी आपको पता है अभी सर को 2 दिन पहले ही अवार्ड मिला है, तो इज्जत तो करनी पड़ेगी ना भाई। देखो भाई ये सब करना शुरू कर दो, बैग में रखा करो बराबर, ठीक है, ज्ञान बरसता रहे। कहाँ है तुम्हारी एससीवी? देखो भाई एससीवी नहीं है भाई लोगों के पास। क्यों, बहुत भारी है क्या? कितने किलो की है? 500 किलो से ज्यादा की तो नहीं लग रही। पूरे बेंच पे ही नहीं है। गजब टोपीबाज लोग हैं। तुम लोग के पास एससीवी है कि ऐसे लोनी गोल के बैठ गए हो? हैं? ये देखो ये भाई एससीवी वैसीवी रखना शुरू तो करो, सॉल्व करना तो बहुत दूर की बात है। तुम तो यार मतलब बताओ यार क्या डिस्कशन करें। एससीवी नहीं लेके आए, कितने लोग लेके नहीं आए? अच्छा समझ गया, वो सेकंड फ्लोर तक चढ़ के आना पड़ता होगा, तो पोटेंशियल एनर्जी बहुत ज्यादा इंक्रीज ना हो जाए, तो वेट को कम कर रहे हैं। वेट को कम करना है ना, जो ठूस रहे हो ना 5-5 किलो रोज सुबह शाम, वो कम कर दो, ठीक है। एससीवी लेके आया करो भाई, ये सब नहीं चलेगा। जो भी डिस्कशन हो रहा है चाहे आप लोग सॉल्व करें या ना करें, शीट, रेस, एससीवी, वॉट एवर, ये हमेशा बैग से बाहर निकलनी नहीं चाहिए। नहीं, सॉल्व करने के लिए निकलनी चाहिए। और यस, एक्सरसाइज कहां से कहां तक दिए थे? 1 से 15 दिए थे। एक आध हुआ क्या अभी? क्वेश्चन नंबर 1, एक्चुअली 1 में कितने 500 की शकल देख लिया, अगर इतनी गरीबी है खुद के 500 देखे हैं तुमने? हाँ भाई ठीक है, मामला सेट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1, एक्चुअली क्वेश्चन नंबर 1 में हमें ये नहीं पता चलता उन्होंने ओरिजिन कहाँ पे लिया है, तो ऑब्वियस सी बात है जब तक हम ओरिजिन डिसाइड नहीं करेंगे तब तक हम कोऑर्डिनेट नहीं लिख सकते। तो क्या ना एकदम से आंसर देखा करो, आंसर देखोगे तो आंसर में उन्होंने बताया उन्होंने ओरिजिन कहाँ पे लिया है, ठीक है। जिन लोगों ने सॉल्व किया होगा उन्हीं को ये सारी बातें समझ आ रही है, ठीक है। शांत है, अब होगी बहुत देर, ठीक है, बस अब हो जाओ शांत। क्वेश्चन नंबर 2, 2 में क्या डाउट है भाई? 2 तो तुम देख के डर गए क्या? केमिस्ट्री का क्वेश्चन है ये तो। हाइब्रिडाइजेशन वगैरह नहीं पढ़ा क्या तुमने? कौन सा sp3 हाइब्रिडाइजेशन है? 2 लोन पेयर हैं। 104 डिग्री का आधा कितना होता है? 109। 52 डिग्री, लेकिन 52 डिग्री इज अप्रोक्सीमेटली 53 के आसपास है कि नहीं? 53 डिग्री के आसपास है, ठीक है। ये वाली लेंथ हमें दी हुई है, मान लेता हूँ मैं आर मान लेता हूँ इसको, और ये क्या मान लेता हूँ आर। अगर मैं आपसे कहूँ कि ये ओरिजिन है, ये क्या है? ओरिजिन।
और आपसे ये बोला जा रहा है कि इस सिस्टम का आपको सेंटर ऑफ मास निकालना है। क्या निकालना है? सेंटर ऑफ मास। आपको एक बात समझ आ रही होगी कि अगर ये हाइड्रोजन है, इसका मास m है और इसका मास m है, तो गारंटी इसका मास 16m होगा। ये बात समझ आती है आप लोगों को? पक्का? ठीक है। हमें इस पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास निकालना है, तो अगर हमें कोऑर्डिनेट्स पता चल जाए, क्या पता चल जाए? कोऑर्डिनेट्स, तो हमारा काम हो जाएगा। तो हमारा काम हो जाएगा। देखो करने का तरीका बहुत आसान तरीका पता है क्या है? ये m है और ये m है, इन दोनों का सेंटर ऑफ मास कहां पे होगा? तो इन दोनों को हटा के बीच में एक 2m रख दूं तो कोई तकलीफ तो नहीं है। अब आपके पास 2 पार्टिकल सिस्टम बचा। कौन सा सिस्टम? 2 पार्टिकल। एक 16m यहाँ पर है, 2m यहाँ पर है। ये डिस्टेंस अगर कैलकुलेट करना चाहो तो आपको समझ में आ रहा है r है, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? r cos 52। सर 52 की वैल्यू या तो आप कैलकुलेटर्स का यूज कर लो, अदरवाइज 52 की वैल्यू लगभग 53 के आसपास होगी, तो cos 53 की वैल्यू आपको पता है। तो अब मैं लिख सकता हूं, अगर मुझे यहाँ पे कैलकुलेट करना है तो देखना ध्यान से, इसके लिए लिखोगे 16m इंटू 0, क्या सही लिखा है क्या? प्लस 2m, इसके कोऑर्डिनेट की बात करें तो माइनस के r cos 52 बटे 18m। हमें डिस्टेंस पूछा है सिर्फ, तो डिस्टेंस के लिए ऑब्वियस सी बात है वो माइनस को कंसिडर नहीं करेंगे, बिना माइनस के उन्होंने आंसर दिया होगा, क्योंकि यहां से तो हमारा y कोऑर्डिनेट निकलेगा। क्या निकलेगा? y कोऑर्डिनेट। क्या यहां से आंसर आ जाएगा भाई? ठीक है। r क्या है वो दिया हुआ है, दिया है ना, बॉन्ड लेंथ। क्वेश्चन नंबर 3 कितने लोगों ने सॉल्व किया है? देखिएगा ध्यान से। करने के तरीके तो बहुत सारे हैं, लेकिन एक तरीका बता रहा हूं, मुझे थोड़ा पसंद है। कितनी किताबें हैं? 7। क्या 7 बन गई? 7 किताब। अगर ये सातों की 7 किताबें ऐसे रखी होती, ऐसे एक के ऊपर एक, कंप्लीटली ओवरलैप, रखी हुई नहीं है वो बात अलग है, लेकिन अगर रखी होती, अगर रखी होती और ये पॉइंट ओरिजिन होता, और मैं आपसे पूछता कि ये बताओ कि सेंटर ऑफ मास कहां होगा, क्या बता पाते? कहां पे होता बताओ? क्या इसका L/2 सबका L/2 पे ही होता? तो सीधे सीधे बोल देते कहां पे होता? एक्स कोऑर्डिनेट बताओ, बस एक्स कोऑर्डिनेट कहां पे होता? L/2 पे। मुझसे शायद एक्स ही पूछा गया तो मैं कह देता L/2 पे होता। कहां पे होता? L/2 पे होता। लेकिन अब इन्होंने क्या किया, एक एक करके ऊपर वाली किताब आगे शिफ्ट मार दी। कितनी? तो आगे शिफ्ट हुई तो इसका सेंटर ऑफ मास भी आगे कितना गया? L/10। इसको भी आगे मारा, लेकिन ये उससे भी L/10, तो ये कितना हो गया? 2L/10। इसको इसको पीछे ले जा रहे हैं, तो ये उन्हीं को समझ में आएगा जो अटेम्प्ट करके आए हैं। इसको कोई भी डिफ, पहला और आखिरी वहीं पर रखा हुआ है, सिर्फ बीच की 5 किताबों को शिफ्ट किया गया है। ये कितनी शिफ्टिंग हुई है ये मैंने वो लिखी है। तो मैंने कहा देखो एक तरीका तो ये है कि M1 R1 प्लस M2 R2 सबका कैलकुलेट कर लो उस तरीके से। एक तरीका ये है कि आप ये निकाल लो कि पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास कितना डिस्प्लेस हुआ। अगर मैं आपसे पूछूं कि पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास डेल्टा आरसीएम निकाल दो, क्या निकाल दो? डेल्टा आरसीएम। इस किताब का सेंटर ऑफ मास कितना डिस्प्लेस हुआ? 0। इसका m इंटू L/10। नहीं आया समझ? जितना इसका हुआ उतना ही इसका हुआ। तो ऐसी 2 किताबें L/10 वाली, तो इसको कितने से मल्टीप्लाई कर लो? 2 से। देखो कैसे देख रहे हो? नहीं आया समझ? अब आ जाओ आगे। 2L/10 वाले कितने? तो m इंटू 2L/10। कितनी किताबें ऐसी? 2। आगे भी आएगा, एक किताब और है जिसका डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो m इंटू 3L/10। ये आ गया डेल्टा आरसीएम। अभी टोटल मास कितना होगा? 7 है। यहां से डिस्प्लेसमेंट आ गया। क्या आ गया? डिस्प्लेसमेंट। क्या ये समझ में आया सभी को? इतना सेंटर ऑफ मास डिस्प्लेस होगा। क्या होगा? डिस्प्लेस। पहले कहां पे था? L/2। तो आपका आंसर कितना होगा? आपका आंसर होगा L/2 प्लस डेल्टा आर COM। खत्म। एक देसी तरीका तो है ही, जिसे शायद आप लोगों ने सॉल्व किया ही होगा। क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6। कौन सा? ये हाथ ना पूरा ऊपर किया करो, ये मेरे को दिखाई नहीं देते ऐसे, ठीक है? वहीं बैठ करके। 5 हो गया सभी से? क्वेश्चन नंबर 6 में भी क्या है कि उनको ऑब्वियस सी बात है ये बताना चाहिए कि ओरिजिन को कहां पे कंसिडर कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने ये नहीं बताया, तब तक हम एग्जैक्ट नहीं बता सकते, ठीक है? लेकिन अगर आप आंसर देखोगे
तो आंसर में क्या दिया हुआ देखो, पढ़ो जल्दी से। आंसर में सेंटर ऑफ अ डिस्क, क्या सेंटर ऑफ अ डिस्क, तो सेंटर ऑफ अ डिस्क को ही हम अपना ओरिजिन मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? ओरिजिन। ऐसा क्वेश्चन हमने किया हुआ है, डिस्क, और यहां पर है एक स्क्वायर, ये लेंथ है 2r और इसका रेडियस क्या है? r। अब यहां पर अगर मैं इसे अपना ओरिजिन मान लू, क्या मान लू? ओरिजिन, तो बताना इस डिस्क का सेंटर ऑफ मास कहां पे होगा? 0,0, पक्का? और बताना इस स्क्वायर का कहां पे होगा? स्क्वायर का, नालायक को, स्क्वायर का कोऑर्डिनेट देखो, ये खुद आर है और ये आर है, तो r,0 या 2r,0 इसके सेंटर पे होगा, लेकिन सेंटर r प्लस r 2r पे होगा ना। तो अगर मैं आपको एक ऐसा सवाल दे देता कि एक m1 मास ओरिजिन पे रखा हुआ है और एक m2 मास यहां पे रखा हुआ है, क्या आप सॉल्व कर पाते? खत्म। तो लेकिन m1 m2 तो नहीं दिए हुए, लेकिन m1 और m2 जो भी होंगे, क्या वो एरिया के रेशियो में डिवाइड होगा? पक्का? तो हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि m1 अपॉन m2, डिस्क का एरिया बताना और स्क्वायर का एरिया, क्या m1 अपॉन m2 का रेशियो आ जाएगा? इसके बाद ये सवाल कितने सेकंड का है? क्या हो पाएगा कि नहीं? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 किया है, आंसर निकाला है कि देख के छोड़ दिया था कि हाँ ऐसे तो हो ही जाएंगे? आखिरी डिजिट तक आंसर निकालते हो या ऐसे छोड़ देते हो? भैया अच्छी रैंक लानी है तो हर क्वेश्चन को सॉल्व किया करो, चाहे वो कैलकुलेटिव हो कैसा भी हो, ठीक है? तभी अच्छी रैंक आएगी। मैं बता दे रहा हूँ, मेंस में भी आजकल ऐसे बहुत सारे सवाल पूछे जा रहे हैं जिनमें कैलकुलेशन बहुत लेंथी है। तुम्हें आता भी होगा, तुम कैलकुलेशन देख के डर जाओगे, तो ऐसे पढ़ाई का क्या मतलब है? तो इसलिए हर सवाल का आंसर लास्ट डिजिट तक निकालना है, याद रखो इस बात को। क्वेश्चन नंबर 8 किसी को डाउट? 9 10 ग्रेविटी फ्री स्पेस, कौन सा स्पेस? कोई एक्सटर्नल फोर्स है क्या? ठीक है, आइस मेल्ट होगी तो ऑब्वियस सी बात है आइस का सेंटर ऑफ मास कहां जाएगा? नीचे। लेकिन पूरे सिस्टम पे जब कोई एक्सटर्नल फोर्स ही नहीं है, तो ट्रे प्लस आइस का सेंटर ऑफ मास डिस्प्लेस होगा या नहीं होगा? नहीं होगा। आइस का सेंटर ऑफ मास नीचे जाएगा तो ट्रे अपने आप ऊपर जाएगी, जिससे कि पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास डिस्प्लेस ना हो। ये क्वेश्चन बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि एक प्लेटफॉर्म पे एक आदमी चला करता था। जब वो आदमी चल के प्लेटफॉर्म पर आगे जाता था तो प्लेटफॉर्म कहां जाता था? आगे या पीछे? पीछे जाएगा। क्यों? जिससे कि मैन प्लस प्लेटफॉर्म का सेंटर ऑफ मास डिस्प्लेस ना हो। तो यहां पर आपसे ये पूछा गया कि ये आइस ब्लॉक प्लस ट्रे का सेंटर ऑफ मास कितना डिस्प्लेस हो जाएगा? आंख बंद करके कितना? 0, क्योंकि कोई एक्सटर्नल फोर्स ही नहीं है। सेंटर ऑफ मास इनिशियली क्या था? रेस्ट पे था। हाँ, क्वेश्चन नंबर, हाँ बिल्कुल, ट्रे ऊपर जाएगी। ये भी पूछा जा सकता है कि ट्रे कितना ऊपर गई, निकाल पाओगे? जैसे प्लेटफॉर्म कितना आगे गया वो निकाला था। हाँ क्या? हाँ ग्रेविटी फ्री स्पेस है तो पानी भी नीचे जाएगा ही नहीं, बिल्कुल सही बात है। जो आइस मेल्ट होगी, जहां पे मेल्ट होगी वो वहीं की वहीं रह जाएगी, उसके नीचे जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। किसी से हुआ ये? किससे हुआ? हुआ तुमसे? तो पूछेगा कौन है? क्या भाई? मार्क है तेरी तो सारी डाउट है? अच्छा ए वाले हो गए हैं, अच्छा अच्छा फिर ठीक है, हो गया। कौन बताएगा? कोई है जिसने सॉल्व किया हो बताना चाहेगा? यार एक तो तुम इंटरेक्ट ही नहीं करते हो। फिजिक्स चल रही है कि केमिस्ट्री चल रही है? अच्छा पता नहीं, बताएगा? बता भाई, इंटीग्रेट किया है? आज बता देगा? बस बिल्कुल बिल्कुल शानदार, एक नंबर। तुम में से कुछ समझ में आता है तुम लोगों को? है करके आई हो? अभी रुक जाओ, चेक किया जाए कॉपी। इन लंगूरों का तो मुझे पता है।
इनका तो डिसाइडेड है, ठेला लगाएंगे, ठेले पे केला, केले के साथ में अकेला, अब बेच रहे होंगे वहां चौराहे पे 5 रुपए किलो। फाइंड द सेंटर ऑफ मास ऑफ अ यूनिफॉर्म प्लेट हैविंग। एक बात बताओ, ये बना कैसे है? बनाने वाले को पता होगा। बोलो बोलो, तुम्हारे आंसर तो वैसे भी ऐसे ही आते हैं। क्या मैं बोल सकता हूं मेरे पास एक डिस्क थी और उस डिस्क का रेडियस कितना था, R2। कितना था, R2। तो मैंने एक डिस्क लेकर के आया और मैंने कहा उसका रेडियस R2 है, तो उसका सेंटर ऑफ मास कहां पे रहा होगा? डिस्क का सेंटर ऑफ मास बता दो जल्दी से। 4R2/3π। ये कोई है जिसको ये याद है? देखा है पहले कभी? ठीक है भाई, ठीक। अब क्या किया, इस डिस्क में नंबर 4R1/3π। क्या ये बात मानते हो? ये तो वैसे ही क्वेश्चन हो गया जैसे कि एक में से एक को काट के बाहर फेंक देते थे। बड़ी वाली डिस्क में से छोटी वाली डिस्क काट के बाहर फेंक दी। अगर ऐसा क्वेश्चन तुम्हारे सामने आ जाए, कर पाओगे? लेकिन ये पूरी डिस्क नहीं है, सेमी सर्कुलर डिस्क है, तो किस तरीके से करेंगे? मान लो पूरी वाली डिस्क का मास था M1, क्या था? जिसको काट के फेंका गया उसका मास है M2, तो ऐसे लिखेंगे M1 इंटू 4R2/3π। प्लस या माइनस? क्यों? बहुत बड़े, माई M2 इंटू 4R1/3π अपॉन M1 माइनस M2। सर M1 M2 तो नहीं दिए हुए, लेकिन ऑब्वियस सी बात है M1 M2 क्या रेडियस के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगा? तो M1/M2 बराबर क्या होगा, R2 स्क्वायर अपॉन, जो M2 है उसका रेडियस R1 है और जो M1 है उसका रेडियस R2 है। बी केयरफुल। नहीं हुआ अभी भी? आगे बढ़ा जाए? तुम कब करोगे होमवर्क? कर लोगे इस जन्म में कि दोबारा जन्म लेना पड़ेगा सांप का? क्वेश्चन नंबर 12 हो गया? क्या बात कर रहे हो? क्वेश्चन नंबर 13, 14 हो गया, 15 ये भी हो गया, यहीं तक दिया था। ये लो भाई, जल्दी जल्दी फटाफट शीट निकाल लो। किसमें? हाँ दिया होगा, देखो कुछ पता नहीं मुझे, लेकिन वो ये तो दिया हुआ है ना इक्विलिब्रियम में। बैलून के लिए ग्रेविटी फ्री स्पेस क्यों चाहिए? हवा में उड़ते हुए गुब्बारे नहीं देखे क्या, हॉट एयर बैलून्स? ये पीछे वाली जनता पढ़ना शुरू कर दे भाई साहब, नहीं तो अब तुम कुछ दिन में ना वो निकलेगा यहाँ से, झांकियां। चलो जल्दी आ जाओ फटाफट, समय वेस्ट बिल्कुल नहीं करना, करके आए हो तभी डाउट पूछना। यस S1 क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा 6 से दिया था, 4 भी तो बचा होगा। अच्छा तुमने नहीं किया, चलो कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या हुआ भाई, खड़े हो जाओ। कैसे किया 6 क्वेश्चन? है शीट है तुम्हारे पास? कौन से चैप्टर की है? सेंटर ऑफ मास। बताओ क्वेश्चन नंबर 6 कैसे किया है? किया है तुमने? क्यों भाई छछुंदर, किया है तुमने? बता देना क्लास से पहले। बस बस बैठ जाओ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। देखो 1 2 3 का सेंटर ऑफ मास कहां पे दिया हुआ है? 1 2 3 पर। तो 1 2 3 को उठा के सीधे वहीं रख दे, तो 1 + 2 + 3 कितना होता है? हैं? बहुत शानदार। तो हम ये बोल सकते हैं सीधे सीधे 6 kg का मास कहां पे रखा हुआ है? 1 2 3 पर। अरे रखा है या नहीं?
आगे बढ़ते हैं, 2 मास और हैं, 2 केजी और 3 केजी, टोटल मास कितना हो गया? क्या हम बोल सकते हैं? 5 केजी। कितना केजी? 5 केजी को कहां पे रखा हुआ है? -1, 3, -2। नहीं आया समझ? आगे बढ़ते हैं। इसके बाद बोला कि भाई साहब ये बता दो 5 केजी को कहां रखना है। हमने कहा पता नहीं। एक और है 5 केजी, हमने कहा मान लेते हैं आर पे रखा हुआ है। कहां पे रखा हुआ है? आर पे। सच दैट इस पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास दोबारा से वहीं पे आ जाए जहां पे पहले सिस्टम का है। कहां पे आ जाए? यहां पर। तो देखना कैसे लिखोगे एक्सप्रेशन, आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप। क्या ये पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास हो गया? अगर आपको ऐसे 3 पार्टिकल सिस्टम दिया हुआ है और आपसे बोला जाए कि सेंटर ऑफ मास यहां पर है, आप एक्सप्रेशन क्या लिखेंगे? जल्दी से बताएं फटाफट। 6 इंटू आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप। अरे लिखेंगे या नहीं? इसके बाद जब हम 5 केजी की बात करते हैं, किसकी? 5 केजी की, तो 5 केजी का क्या लिखेंगे? इसके बाद 5 के बारे में नहीं पता, तो प्लस 5 इंटू आर वेक्टर डिवाइड बाय टोटल मास। टोटल कितना है? अननोन कौन है? क्या सॉल्व हो जाएगा? आ पाएगा? क्वेश्चन नंबर 8 पूछो पूछो। नहीं पूछोगे? क्वेश्चन नंबर 9 हो गया? क्या बात कर रहे हो? क्यों नहीं हुआ बे? कितने क्वेश्चन कराऊं ऐसे? बहुत आसान क्वेश्चन है। वही तो क्वेश्चन है, जब बॉम्ब को एक्सप्लोड होता है, एक बात ध्यान रखना, जैसे यहाँ पे कोई बॉम्ब रखा हुआ है, बॉम्ब वाले क्वेश्चन तो होने चाहिए, ये तो तुम्हारा एरिया ऑफ इंटरेस्ट है। देखो बॉम्ब का जब एक्सप्लोजन होता है तो बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता। बॉम्ब के एक्सप्लोजन के लिए उसके अंदर होने वाली केमिकल रिएक्शन ही तो जिम्मेदार हैं। ऐसे क्या देख रहे हो? ऐसे बनाओगे तुम बॉम्ब? अगर तुम्हारी यही हरकतें रही, मतलब ये कह सकता हूं ड्यूरिंग द एक्सप्लोजन ऑफ अ बॉम्ब द नेट एक्सटर्नल फोर्स विल बी 0। एक्सप्लोजन होगा इंटरनल फोर्सेस के कारण, तो इस पूरे बॉक्स प्लस इस बॉम्ब पर नेट फोर्स एक्सटर्नल कितना है? 0। एकदम से एक्सप्लोड हुआ, एक्सप्लोड होने के बाद बोला गया एक हिस्सा यहां पहुंच गया m और एक हिस्सा यहां पहुंच गया 2m। बॉक्स का मास कितना दिया है? 3m। तो आपसे पूछा गया कि ये बता दो बॉक्स कितना मूव करेगा। ये तो वैसे ही क्वेश्चन हो गया प्लेटफॉर्म जैसा, कि एक आदमी इधर चला गया एक इधर चला गया, प्लेटफॉर्म बता दो कितना आगे कितना पीछे गया। इनको करने का सस्ता तरीका तुम्हें बताया गया था, क्या तुम्हें याद आ रहा है? मैंने कहा इसको पकड़ लो। किसको? बॉम्ब को मत। किसको? बॉक्स को। बॉक्स को होल्ड करो, ये पीछे गया है, ये 4l है, पीछे कितना गया इसके रिलेटिव? तो m इंटू माइनस के 2l, ये आगे गया है तो 2m इंटू 2l। क्या समझ में आ रहा है? प्लस मान लो पूरा सिस्टम पीछे कितना मूव किया? x। टोटल मास कितना है? खत्म होना चाहिए था। क्वेश्चन नंबर 10 दुखी कर दिया। एक ऐसे आ रहा था, एक ऐसे आ रहा था और एक ऐसे आ रहा था। अगर मैथ्स के स्टूडेंट हो, इसका मोमेंटम mv, इसका mv और इसका भी mv, इन सब के बीच का एंगल 120 है। तो इनिशियल मोमेंटम कितना है? 120 120 120 ऐसा है। ये और ये कितना है? 0। वेक्टर एडिशन कितना हो जाएगा? 0। फिर बोला गया है आफ्टर द कोलिजन ए कम्स टू रेस्ट। ये तो शांति से बैठ गया कोलिजन के बाद, भैया हम कहीं नहीं जा रहे। ए रेस्ट पे आ गया। किस पे आ गया? रेस्ट पर। एंड बी रिट्रेसेस इट्स पाथ विद स्पीड v। बी जिस रास्ते से आया था उसी रास्ते से वापस जा रहा है। ठीक है, बी इसी रास्ते से वापस जा रहा है। अब बचा कौन? सी। इनिशियल मोमेंटम पूरे सिस्टम का 0 है, तो फाइनल भी क्या होना चाहिए? फाइनल तभी 0 होगा। 2 ही बचे हैं अब तो, पहले तो 3 थे, अब कितने बचे हैं? 2, क्योंकि एक तो चुपचाप बैठ गया। तो अब 0 अगर करना चाह रहे हो तो गारंटी है सी वाले को। किसको? सी वाले को। क्या जस्ट इसके अपोजिट जाना चाहिए? सबका मास सेम है, इसका मोमेंटम एम बी तो इसका मोमेंटम भी एम बी, इस डायरेक्शन में जाएगा, जस्ट बी के अपोजिट, जस्ट बी के अपोजिट। खत्म। ये तो ऐसे हो जाना चाहिए था पढ़ते। ये कोई क्वेश्चन थोड़ी है। क्वेश्चन नंबर 11 हो गया। और क्या था?
O1 पे आ जाओ। कहां से दिया था? क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। 5 हो गया। किसी को डाउट? क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ो भाई। एक बोट है, ठीक। ये बोट एक किनारा है नदी का, उस किनारे से कितनी दूरी पर है? He is 20 मीटर फ्रॉम द शोर। ही बॉय ये 20 मीटर की दूरी पर है। कितनी दूरी पर है? 20 मीटर की दूरी पर है। और यहाँ पे बॉय का मास कितना दिया है? ठीक है, बॉय का मास बताओ। और बोट का 200 केजी। देखो ये आगे गया है, कितना आगे गया है? 8 मीटर। ये आगे गया 8 मीटर। आपसे पूछा जा रहा है जब ये 8 मीटर आगे आ गया तो ये बताओ कि किनारे से उसकी दूरी कितनी रह जाएगी। तो तुम्हारे लिए कितना आसान है, 20 माइनस 8 12। तो ऑप्शन नहीं दिया। लेकिन एक्चुअली में फिजिक्स का कॉन्सेप्ट ये है कि अगर ये आगे आएगा तो ये पीछे जाएगा। एक्चुअल ग्राउंड फ्रेम में वो 8 मीटर आगे नहीं आएगा। अगर ये प्लेटफॉर्म एक्स पीछे गया, कितना पीछे गया? एक्स, तो वो आगे आएगा 8 माइनस एक्स। कितना आएगा? 8। प्लेटफॉर्म कितना पीछे गया ये तो हमें निकालना आता ही है। कल इसी प्रोफाइल की क्वेश्चन सॉल्व किए थे। क्या करो? किसको? प्लेटफॉर्म को। तो ये आगे गया 8 मीटर, तो इसके लिए लिखेंगे 80 इंटू 8। प्लेटफॉर्म को छोड़ दो, पीछे गया। प्लेटफॉर्म पीछे गया तो पूरा मास पीछे गया, तो माइनस 280 इंटू एक्स बराबर 0। तो यहाँ पे ये वैल्यू आ जाएगी 640 बटे 280, जो कि मेरे को दिख रही है 16 बटे 7। तो अगर आप ध्यान से देखो तो वो कितना आगे गया, 8 या 8 माइनस एक्स? तो पहले दूरी 20 थी, तो अब रह जाएगी 20 माइनस 8 माइनस एक्स। दिस विल बी द आंसर। नहीं आया समझ? क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 हाँ बताओ। 8th में क्वेश्चन पढ़ो, क्या बोला है? नॉन जीरो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल। अगर फोर्स नॉन जीरो है, फोर्स क्या है? नॉन जीरो, तो हम सिर्फ इतना ही बोल सकते हैं कि सेंटर ऑफ मास का जो एक्सेलरेशन होगा वो भी क्या होगा? नॉन जीरो। वेलोसिटी पर हम कोई भी कमेंट नहीं। लोग कहते हैं क्यों सर, अगर फोर्स नॉन जीरो है तो वेलोसिटी भी तो नॉन जीरो होगी। ऐसे मैंने आपके सामने बहुत सारे एग्जांपल्स रखे हैं काइनेमेटिक्स में। बॉल को ऊपर फेंका, कहां फेंका? ऊपर, टॉप मोस्ट पॉइंट पर। क्या जीरो होता है, वेलोसिटी या एक्सेलरेशन? लेकिन एक्सेलरेशन तो होता है ना। क्या ये जरूरी है कि अगर एक्सेलरेशन नॉन जीरो है तो वेलोसिटी भी नॉन जीरो हो? जरूरी नहीं है। तो ऑब्वियस सी बात है ये जीरो नहीं होगा, ये तो तय है। लेकिन यहां से ये दोनों केसेस पॉसिबल हो सकते हैं, ये जीरो हो भी सकता है और ये जीरो ना भी हो। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा भाई। आफ्टर द स्ट्रिंग इज बर्न द ट्रैजेक्टरी ऑफ अ सेंटर ऑफ मास। नीचे वाली सरफेस, कौन सी सरफेस? नीचे वाली। कौन सी सरफेस? पढ़ो क्वेश्चन को। प्लैंक तो रफ पे रखा हुआ है, लेकिन प्लैंक की ऊपर वाली सरफेस स्मूथ है। क्या ऐसा दिया हुआ है? पक्का? देखना ध्यान से। ये रहा प्लैंक और ये रहा तुम्हारा कटोरा। ये रहा इसका सेंटर ऑफ मास। तुमने यहां से रस्सी को काट दिया, रस्सी को काट दिया। सिर्फ इसको देखो ध्यान से, इस पूरे सिस्टम पर, पूरे सिस्टम का मतलब मैं सिर्फ हेमिस्फीयर की बात कर रहा हूं। किसकी बात कर रहा हूं? हेमिस्फीयर। इस हेमिस्फीयर पर एक्सटर्नल फोर्स एक्स एक्सिस के अलोंग, किसके अलोंग? एक्स के अलोंग। कितना है? 0 है। सिर्फ वाई के अलोंग है। तो जैसे अगर तुमने इसको कट किया तो क्या ये कभी एक्स एक्सिस के अलोंग इसका सेंटर ऑफ मास मूव कर पाएगा? क्वेश्चन कल भी हमने देखे थे
इसका सेंटर ऑफ मास किसके अलोंग मूव करेगा? हाँ पक्का? क्या हम कह सकते हैं कि जब ये नीचे की तरफ आ रहा होगा इसका सेंटर ऑफ मास इस तरीके से मूव कर रहा होगा? सेंटर ऑफ मास विल मूव इन अ स्ट्रेट लाइन एंड दैट विल बी द वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन। नहीं आया अभी भी? वो तुम्हें लालच देगा, तुम्हें परेशान करने की कोशिश करेगा। कौन? सन की बुड्ढा, इलिप्स, हाइपरबोला, पैराबोला जैसे बड़े बड़े नाम लेगा और तुम बार बार उसकी बातों को सुनकर के फंसने की कोशिश करोगे। और यही आईआईटी है। यही क्या है? हाँ बटेगी अभी, बटवाओ फिर क्या है। अच्छा अभी मुझे पता है भूखे हो तुम लोग, ठीक है, लेकिन मुंह बंद करके बैठो। ये आपको जो चॉकलेट्स मिल रही हैं ये इसलिए मिल रही हैं क्योंकि अभी कुछ दिन पहले आपको जैसा कि पता है कि नीट का भी रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है। तो मैं आपके साथ नीट का रिजल्ट शेयर करना चाहूंगा। टॉप 100 में 40 स्टूडेंट्स हैं जो कि एलएन से हैं। ठीक है, तालियां बजाओ चलो। 74 स्टूडेंट्स इन टॉप 200। ठीक। और 310 स्टूडेंट, 310 स्टूडेंट्स इन टॉप 1000। ठीक है। और टोटल स्टूडेंट्स जो क्वालिफाई हुए हैं वो उतने हुए हैं जितनी तुम्हारी रैंक आ रही है, 76789। These are the total number of students who have qualified for the NEET from the LN. अरे क्वालिफाइड हैं, ये तो वही वाले लोग बता पाएंगे, मुझे नहीं पता। बातचीत बंद। अरे अरे भाई तुम पढ़े लिखे लोग नहीं हो क्या? बिल्कुल भी। क्वालिफाइड का मतलब ये नहीं होता कि एडमिशन मिल जाएगा। ठीक है, क्वालिफाइड तो वो भी हो जाता है आईआईटी में जिसकी 15,000 रैंक आती है, लेकिन कॉलेज थोड़ी ना मिलता है। गरीब लोग हैं यार, एक तो गलती होगी बता के। क्वालिफाइड का मतलब एक कट ऑफ होता है। क्या होता है? कट ऑफ। उस मिनिमम कट ऑफ को जिन लोगों ने क्रॉस कर लिया उसको क्वालिफाइड बोलते हैं। ठीक है, वही बता पाएगा। ठीक है, बातचीत नहीं। क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। शांत रख लो चुपचाप से, भूखे इधर खाना शुरू कर दिया है। अभी क्लास खत्म हो जाए यहाँ रख के चले जाना सब। दो दो ले रहे होंगे भैया, ध्यान से देना। क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, वो एक्चुअली में समझ में नहीं आता कि क्या कहना चाह रहा है। पहला पार्ट तो हो गया होगा। अगर कह रहा है इज फ्री फ्रॉम एनी एक्सटर्नल फोर्स, अगर कोई भी सिस्टम के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा। इधर ध्यान दे लो, चॉकलेट बाद में खा लेना। ये देखो पागल हो गए, देखी नहीं है पहले। अरे ओ भाई, इधर इधर। मजा उस दिन आएगा जब तुम्हारी वजह से चॉकलेट बटेगी। ठीक है, जब कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा तो ऑब्वियस सी बात है टोटल मोमेंटम पूरे सिस्टम का क्या रहेगा? कंजर्व। फर्स्ट वाला तो हो गया होगा। सेकंड वाला क्या कह रहा है? सम ऑफ द मैग्नीट्यूड्स ऑफ मोमेंटा। वो क्या कहना चाह रहा है? मोमेंटा मतलब इंडिविजुअल पार्टिकल का जो मोमेंटम होता है। एक बात बताना, एक सिंपल सा एग्जांपल लेकर के बताना चाहूंगा। एक पार्टिकल है जिसका मोमेंटम इस डायरेक्शन में 2। कितना है? 2। और एक पार्टिकल है जिसका मोमेंटम है इस डायरेक्शन में 2। कितना है इनिशियल मोमेंटम? 0। पूरे सिस्टम का इनिशियल मोमेंटम क्या है? 0। ठीक है, लेकिन अगर मैं यहां पर सम करूं इनके मैग्नीट्यूड का, किसका? मैग्नीट्यूड का, तो कितना आएगा? 4। मतलब बेसिकली वो ये कहना चाह रहा है P1 वेक्टर का मॉड प्लस P2 वेक्टर का मॉड, जो कि अभी कितना आएगा? 4। देखना ध्यान से, ये टकराए वकराए चले गए,
अभी इस समय ये इधर जा रहा है एक मोमेंटम से और ये इधर जा रहा है एक से, क्या अभी भी लीनियर मोमेंटम कंजर्व है या नहीं है? पहले भी जीरो था और बाद में भी जीरो है, लेकिन अगर आप सम ऑफ अ मैग्नीट्यूड करोगे तो वो कांस्टेंट नहीं है। अभी कितना आ रहा है? 4। अभी इस केस में करोगे तो कितना आएगा? 2। तो ये कहना चाह रहा है कि अगर एक्सटर्नल फोर्स जीरो है तो मैग्नीट्यूड का सम भी कांस्टेंट होगा। क्या ऐसा जरूरी है? क्या नहीं है? तुम्हें दिखा तो दिया एग्जांपल। पहले सम कितना आ रहा है? 4, बाद में क्या आ रहा है? 2। क्या मोमेंटम कंजर्व है? अगर आप ध्यान से देखो तो पहले वाले केस में P1 वेक्टर प्लस P2 वेक्टर बराबर कितना आ रहा है, और दूसरे में भी कितना आ रहा है? 0। क्या अभी स्टेटमेंट का मतलब समझ आया? ओके, वंडरफुल। क्या यही इतना ही था? चलिए, शीट उठाओ। गेट क्लोज कर देना भैया। ऑनलाइन वाले पूछ रहे हैं कि सर क्या डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है? 1-1 किलो क्या है भाई? कोल्ड ड्रिंक की बोतल मिल रही है 2-2 लीटर वाली हर स्टूडेंट को। 1-1 किलो काजू कतली की बर्फी मिल रही है और एक सेलिब्रेशन पैक मिला है। और क्या मिला है भाइयों? और पोहा और कचौड़ी और मिलेगी क्लास के बाद। हाँ, बेचारे घर पे बैठ के मुंह ललचा रहे हैं। चलिए भाई, नोट्स निकाल लीजिए। ठीक है, अभी जो लोग ड्यूरिंग द पिछले 2 से 3 दिनों में ट्रैवल वगैरह कर रहे थे, जिसकी वजह से क्लासेस वगैरह अगर अटेंड नहीं कर पाए, थोड़े बहुत बैकलॉग्स हैं, तो प्लीज उसको 1-2 दिन के अंदर कवर अप कर लें, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और आगे फिर आपको काफी दिक्कत आएगी। तो अगर आपका होमवर्क कुछ भी इनकम्प्लीट है तो जल्दी से कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है भाई, कर पाओगे आप लोग? ठीक है बेटा। तो कल मैंने जो कुछ भी पढ़ाया था, बेसिकली अभी हम बात कर रहे हैं कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। किसकी बात कर रहे हैं? कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। एक बात बताओ, लीनियर मोमेंटम किसी भी गिवन सिस्टम का कंजर्व कब कर सकते हैं? जब उस पर नेट एक्सटर्नल फोर्स क्या हो? 0। क्या ये बात क्लियर है? इसी पर बेस्ड कल हमने कुछ बेसिक बेसिक सिंपल प्रोफाइल के क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। किसी को कोई डाउट तो नहीं है? क्या इस तरीके के क्वेश्चंस आपको दिए जाएं कि एक प्लैंक पे से एक इधर कूद गया एक इधर कूद गया, तो आप इस प्रोफाइल के क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे या नहीं? पक्का? चलिए आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन दिखाइएगा क्या किया गया था। ठीक है, अब यहां पर क्वेश्चन को नोट डाउन करिएगा। देखिए, इनिशियली पूरा सिस्टम जो है, इसको ए मान लेते हैं इधर वाले को। ठीक है, इनिशियली पूरा सिस्टम रेस्ट पर है। क्वेश्चन लिखिए, इनिशियली द होल सिस्टम इज एट रेस्ट। इनिशियली द होल सिस्टम इज एट रेस्ट। नाउ A jumps to the right. Now A jumps to the right with 24 meter per second. With 24 meter per second with respect to the boat. And B jumps
and B jumps to the left. B jumps to the left with 24 meter per second with respect to plank. बोट है या प्लैंक है? बोट, बोट या प्लैंक कुछ भी लिख लो, ठीक है, प्लैंक कर लेना, प्लैंक लग रहा है, बोट तो नहीं लग रही, बोट तो पानी के अंदर होती है ना, ठीक है। with a 24 meter per second with respect to the plank, one by one, then find the final velocities of A, B and plank. Then find the final velocities of A, B and plank in the ground frame. In the ground frame. देखिए आज इस क्वेश्चन में थोड़ा सा परिवर्तन किया गया। कल जो हमने प्रॉब्लम सॉल्व किया था, क्या बिल्कुल एज इट इज सेम है या थोड़ा सा डिफरेंस है? अभी यहां पर जंप तो किए हैं, ए ने भी जंप किया है और बी ने भी जंप किया है, लेकिन ए और बी दोनों एक साथ जंप नहीं कर रहे हैं, एक के बाद एक जंप कर रहा है। जब ए जंप करता है तो ए इस डायरेक्शन में जंप करता है, कितने से? लेकिन ये 24 मीटर पर सेकंड जो स्पीड दी हुई है, ये ग्राउंड फ्रेम में या प्लैंक के फ्रेम में? उसी तरीके से पहले ए जंप करेगा और ए के जंप करने के बाद फिर बी जंप करता है विद रेस्पेक्ट टू प्लैंक, कितने स्पीड से? 24 मीटर पर सेकंड। तो जरा देखिएगा ध्यान से, यहां पर हमें मोमेंटम कंजर्वेशन एक बार नहीं दो बार लगाना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर एक इवेंट नहीं हो रहा, दो इवेंट हो रहा है। पहले ए जंप किया, जैसे ही ए जंप करेगा ये प्लैंक प्लस ये बी, क्या ये पीछे मूव करना शुरू कर देगा? ठीक है, जैसे ये पीछे जाना शुरू करेगा उस इंस्टेंट पर फिर किसने जंप किया है? बी ने जंप किया है। तो जरा ध्यान से देखिएगा कैसे अप्रोच करें। मुझे एक बात बताइए कि मोमेंटम कंजर्वेशन हम ग्राउंड फ्रेम में लगाते हैं या प्लैंक के फ्रेम में? क्यों? क्योंकि मोमेंटम कंजर्वेशन सिर्फ और सिर्फ इनर्शियल फ्रेम्स में ही क्या है? वैलिड है। तो अभी मैं यहां पर ये मान लेता हूं कि ग्राउंड फ्रेम में इसकी जो स्पीड आती है वो आती है v1। कितनी आती है? v1। जैसे ए जंप किया, ए की स्पीड कितनी है? v1। और ये जो पूरा सिस्टम दिखाई दे रहा है ये कहां जाएगा? ए के जंप करने के बाद। अगर ए आगे गया तो ये पूरा सिस्टम क्या पीछे जाएगा? कितने से जाएगा? मान लेते हैं v2 से। क्या हम v1 और v2 का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं? कैसे कैलकुलेट करेंगे? मोमेंटम कंजर्वेशन। मुझे जल्दी से बताइए, व्हाट इज द इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम? कितना है? क्या 0 है? अब जंप करने के बाद मोमेंटम लिखने जा रहा हूं। 5 kg से पूछा भाई ए तेरा मोमेंटम क्या है, तो उसने बोला कितना? 5 इंटू v1। यहां पर अभी आपका पार्ट कौन कौन है? बी और प्लैंक। टोटल मास कितना है? 15। 15 kg का मास क्या पीछे जा रहा है? तो मैं यहां पे लिखूंगा माइनस के 15 इंटू v2। यहां तक बताओ किसी को कोई तकलीफ? तो यहां से हम बोल सकते हैं v1 अपॉन v2 का जो वैल्यू है वो कितना आ गया? 3। इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन तो एक ही आई है, लेकिन अभी वेरिएबल कितने हैं? 2 हैं। दूसरी इक्वेशन कहां से मिलेगी? जरा ध्यान से देखें, ये जो 24 दिया हुआ है, क्या ये ग्राउंड फ्रेम में या प्लैंक के फ्रेम में? तो अगर हम प्लैंक के फ्रेम में जाएं तो हम जिसके फ्रेम में जाते हैं क्या उसके वेलोसिटी वेक्टर को रिवर्स करके ऐड कर देते हैं? तो हम प्लैंक के फ्रेम में गए, प्लैंक के पास वेलोसिटी v2 थी, क्या इसको उल्टा करके इसमें जोड़ दें? किस में जोड़ दें? v1 में। तो v1 में अगर जोड़ेंगे तो हम ऐसे लिखेंगे v1 प्लस v2 बराबर 24। दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। क्या हम इनको सॉल्व करके आंसर निकाल सकते हैं? अगर आप यहां सॉल्व करेंगे तो v1 की वैल्यू आप लिखेंगे तो ये आ जाएगी 3/4 इंटू 24, जो कि कितनी आ जाती है? 18। और इसकी वैल्यू निकालेंगे तो 1/4 इंटू 24, ये कितनी आ जाती है? 6। वो 24 तो अभी सॉल्व नहीं हुआ क्वेश्चन, अभी तो सिर्फ एक ही पार्ट हुआ है। कौन सा पार्ट? सिर्फ एक ही वेलोसिटी निकली है ग्राउंड फ्रेम में, क्योंकि इसके बाद मामला शांत थोड़े ना हुआ। बिल्लू एकदम से जंप कर गया तो पिंकी ने कहा अब हम जी के क्या करेंगे? तो फिर यहां पर, ठीक है, इसके बाद दोनों एक साथ जंप नहीं किए इस बार, है ना। अब बीबी यहां पे क्या कर गया? जंप किया। अब दूसरी कहानी शुरू होती है इसके बाद। दूसरी कहानी क्या है?
ये पूरा सिस्टम इस डायरेक्शन में मूव कर रहा था कितने से 6 से। अब देखना जैसे ही जंप किया उसके बाद की कहानी मैं बता रहा हूं। मान लेते हैं कि जंप करने के बाद इसकी ग्राउंड फ्रेम में वेलोसिटी कितनी होगी v3, और जो प्लैंक है, कौन है प्लैंक, मान लेते हैं कि प्लैंक की वेलोसिटी इस तरफ कितनी हो गई v4। पहले कितनी थी दोनों पूरे सिस्टम की, हाँ कितनी थी 6। अब देखना, और वो तो कूद के भाग गया, कौन लो, कितनी थी उसकी स्पीड, निकाल चुके हो अभी 18, कितनी थी 18, 5 kg। फाइनल कहानी है कि बिल्लू उड़ चुका है कितनी स्पीड से 18 मीटर पर सेकंड से, और ये इधर 5 kg और ये 10 kg। देखिएगा इनिशियल मोमेंटम तो पूरे सिस्टम का क्या था 0, कितना था 0। फाइनल लिखने जा रहे हैं, बिल्लू का बताओ कितना 5 इंटू 18, 5 इंटू 18, अरे गरीबों समझ आ रहा है, प्लस इसका बताओ, इसका प्लस या माइनस, माइनस के 5 इंटू v3, इसका बताओ माइनस के 10 इंटू v4 बराबर 0। लोग कहते हैं कि सर आपने ये क्यों माना कि फाइनली प्लैंक पीछे जा रहा होगा। मैंने कहा आप क्या चाहते हैं, सर मैं ये चाहता हूं कि मैं आगे मानना चाहता हूं। मैंने कहा आप आगे मान लें, वो हमारा डिपार्टमेंट नहीं है। आपका आंसर अपने आप मैथ्स वाले बता देंगे कि प्लैंक आगे जा रहा है या प्लैंक पीछे जा रहा है। आपको जिस डायरेक्शन में एज्यूम करना है आप कर सकते हैं और प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। एक बात बताओ, इस इक्वेशन को अगर सिंप्लीफाई करें तो क्या बन जाएगा, v3 प्लस 2v4 90/5 18, इक्वेशन नंबर 3। नहीं आया समझ, अरे आया कि नहीं आया। अब क्या एक इक्वेशन से काम चल जाएगा, क्योंकि इस बार दोबारा से इक्वेशन लिखी तो तकलीफ और बढ़ गई। पहले सॉल्व करके आंसर निकाला ही था, इस बार इक्वेशन लिखी तो फिर से 2 वेरिएबल आ गए। ये v3 है फाइनल वेलोसिटी इन द ग्राउंड फ्रेम। क्या ये बात समझ आ रही है, जब यहां पर बी जंप किया तो ग्राउंड फ्रेम में उसकी वेलोसिटी v3 है और प्लैंक की फाइनल वेलोसिटी कितनी है v4। अगली इक्वेशन कहां से मिलेगी, रिलेटिव से। एक बात बताओ, अगर हम प्लैंक के फ्रेम में जाएं, क्या प्लैंक की वेलोसिटी को उल्टा करके जोड़ दें, अगर उल्टा करके जोड़ेंगे तो v3 इधर थी इसकी, प्लैंक के फ्रेम में माइनस v4 बराबर कितना 24, ये दिया हुआ है। ये आपके पास आ गई इक्वेशन नंबर 4। क्या इन दो इक्वेशंस को आप सॉल्व कर सकते हैं, अरे कर पाओगे कि नहीं, तो जल्दी से बताओ सॉल्व करके कि कितना आंसर आ रहा है। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो सीधे सीधे। v4 कितना आ रहा है माइनस के 2 पक्का, और v3 कितना आ गया 22। ये देख लो -2 क्या बता रहा है, देखो छापो मत, छापने के लिए थोड़ा ना आए इधर, छापना शुरू कर देते हो। क्या करोगे छाप करके, किताबों में दिए हुए डिटेल्ड में सॉल्यूशन अच्छे से लिखे होंगे हैंड राइटिंग में, वहां से छाप लेना। जो समझा जाए समझ लो, और समझ में आ जाए तो बिना छापे लिख लो खुद से। यहाँ पे तो क्या क्या देख देख करके क्या लिखते रहते बैठे, मैं यहाँ समझा रहा हूँ इतनी देर से, वहां पे पीछे लोग लिखे जा रहे, लिखे क्या करोगे लिख करके। अगर बिना समझे कोई चीज लिख भी ली तो भूल जाओगे, तो लिखने का कोई मतलब थोड़ी है। यहाँ पे कोई ड्राइंग कंपटीशन थोड़ी ना चल रहा है, कोई आर्ट्स का कि अच्छी अच्छी हैंड राइटिंग में लिख करके ले जाएंगे। ये जेई की तैयारी चल रही है जनाब, यहाँ पर ऐसा थोड़ी है कि अच्छी हैंड राइटिंग में लिखोगे तो जेई वाले तुम्हें 5 नंबर एक्स्ट्रा दे देंगे, कुछ नहीं होगा उससे। तो लिखने विखने पे बाद में ध्यान दिया करो, समझने पे ज्यादा दिया करो, क्योंकि अगर समझ में आ गया तो बिना देखे भी लिख लोगे। अगर समझ आ गया तो तुम बिना देखे भी लिख लोगे, मैं अभी इसको रफ कर दूंगा तो भी तुम इक्वेशन खुद बना लोगे, और बिना समझे अगर लिख लिया तो 10 बार भी देख लेना तो भी तुम्हें समझ में नहीं आएगा। इसलिए इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखा करें। मैं पहले भी बहुत बार टोक चुका हूं, लेकिन फिर भी कुछ स्टूडेंट्स अभी भी उसी मोमेंटम को फॉलो करते रहते हैं। मैं जब एक्सप्लेन कर रहा हूं तो इसका मतलब है यही ध्यान से देखना है। अगर कोई लिखता हुआ पाया गया, हाथ तोड़ के हाथ में दे दूंगा। कैसे, एक तोड़ के दूसरे में दूंगा, ठीक है। तो जैसे कि हमने देखा यहाँ पर v4, क्या देखा भाइयों, v4 की वैल्यू आती है -2 मीटर पर सेकेंड। तो इसका मतलब है ये वाला जो प्लैंक है ये हमने माना था इधर जा रहा है, लेकिन फाइनली ये वाला प्लैंक इधर जा रहा होगा, ये इधर जा रहा होगा और ये इधर जा रहा होगा। क्या क्लियर है। इन क्वेश्चंस में आंसर निकालने के बाद अगर आप ये चेक करना चाहते हो कि आपकी कैलकुलेशन सही रही या गलत रही, तो चेक करने का सस्ता तरीका यह है कि पूरे सिस्टम का फाइनल मोमेंटम भी 0 आना चाहिए। क्या आना चाहिए 0। तो ऐसे आप क्रॉस चेक भी मार सकते हो। मान लो 4 ऑप्शन दिए हुए आंसर ही नहीं आ रहा तो ऐसे क्रॉस चेक मार सकते। क्रॉस चेक कैसे, इसका मोमेंटम कितना था 5 इंटू 18 90, कितना था इसका 90। v3 की वैल्यू कितनी आई है 22,
तो 22 इंटू 5 110, कितना 110। B4 की वैल्यू -2, तो 10 इंटू -2, तो 110 माइनस 20, क्या 90 आ गया? 90 माइनस 90 कितना आ गया? 0। मतलब हमने जो भी आंसर निकालने वो हमारे क्या है? सही। ठीक है, नहीं आया अभी भी? ऐसी कल वाले क्वेश्चन में भी देख लेना। कल जो आपने क्वेश्चन सॉल्व किया था, आप फाइनल आंसर जो भी निकाले हैं उन सब में जब टोटल मोमेंटम का सम करोगे तो फाइनल कितना आना चाहिए था? 0। नोट डाउन दिस। 2 बार हमने मोमेंटम कंजर्वेशन क्यों लगाया, बस मुझे जल्दी से ये बता दें। क्योंकि यहाँ एक बार इवेंट हुआ या 2 बार? पहले बिल्लू कूदा और फिर उसके बाद पिंकी कूदी। क्या दोनों एक साथ कूदे हैं क्या? एक साथ तो कल कूद गए थे। अरे कल ही तो कूदे थे भाई। क्या ऐसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाओगे? सबसे पहला स्टेप, जब भी मुझे वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू प्लैंक दी हुई है, बिंदास रहो। आपको क्या करना है? आपको हमेशा वेलोसिटी किस फ्रेम में माननी है? ग्राउंड फ्रेम। एक और बात सुन लेना ध्यान से, इंपॉर्टेंट बात। विद रेस्पेक्ट टू प्लैंक जैसे ये वेलोसिटी ये 24 दी हुई थी, इसकी कितनी दी हुई थी? 24। तो लोग कहते हैं कि सर ये 24 जो है वो प्लैंक की इनिशियल स्टेट के रिस्पेक्ट में थी। इनिशियल मतलब जंप करने से पहले। जंप करने से पहले इसकी स्पीड कितनी थी? 0 नहीं, मतलब कितनी थी? 6। और जंप करने के बाद कितनी है? 2। तो लोग ये बोलते हैं कि जो मुझे रिलेटिव वेलोसिटी दी हुई है वो रिलेटिव वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू प्लैंक इनिशियल स्टेट के रिस्पेक्ट में या फाइनल, वो बताएगा नहीं कभी। वो क्वेश्चन में तुम्हें बताएगा नहीं। नथिंग इज मेंशन बाय डिफॉल्ट। आपको ये मान करके चलना है कि जो भी रिलेटिव वेलोसिटीज दी हुई हैं वो विद रेस्पेक्ट टू फाइनल स्टेट है। फाइनल स्टेट मतलब जंप करने के बाद है। जरा ध्यान से देखना यहां पर जब मैं प्लैंक के फ्रेम में गया तो मैंने B4 को उल्टा ऐड किया ना, और B4 इस प्लैंक की फाइनल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी है? फाइनल या इनिशियल? इफ नथिंग इज मेंशन इन द क्वेश्चन तो बाय डिफॉल्ट ये आपको मानना पड़ेगा कि जो भी रिलेटिव वेलोसिटीज दी हुई हैं वो विद रेस्पेक्ट टू इनिशियल स्टेट है या विद रेस्पेक्ट टू फाइनल फाइनल स्टेट है। नोट डाउन द सॉल्यूशन। हाँ, कर सकते हैं। मतलब सिर्फ पूरे को सिस्टम मत लो, इन दोनों को अपना सिस्टम ले लो। देखो इसको ऐसे भी सॉल्व किया जा सकता है जैसे मैंने अभी इन तीनों को सिस्टम लेके किया है। आप क्या करो, बिल्लू कूद गया तो बिल्लू को मारो गोली। अब आपके पास एक ऐसा सवाल रह गया कि ये दोनों हैं और ये पूरा सिस्टम इस डायरेक्शन में कितने से जा रहा है? 6 से। और उसके आगे एक नया क्वेश्चन बना लो, उसके बाद फिर से सॉल्व कर लो। कोई दिक्कत की बात नहीं है। चेक कर लेना आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। हाँ बेटा। क्या V3 और नहीं, ये V3 और V4 वो वेलोसिटीज हैं जो जंप करने के बाद है। ये जो तुमने V2 निकाला है, V2 ये कौन सी वेलोसिटी है? एक एक जंप करने के बाद ये पूरा सिस्टम इस दिशा में कितने से जा रहा है? 6 से। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई। इसके बाद फिर दोबारा से जंप किया, किसने? बी ने। जब बी ने जंप किया तब मैंने माना इनकी ग्राउंड फ्रेम में वेलोसिटीज क्या है? ये है। ये तो उससे पहले की वेलोसिटी है। ठीक है, स्टेटमेंट लिखें फटाफट। डिफॉल्ट मीनिंग, इंपॉर्टेंट नोट करके लिख लेना, फंसाया जाएगा आपको। द डिफॉल्ट मीनिंग ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी, द डिफॉल्ट मीनिंग ऑफ अ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ jump is the relative velocity of a man, is the relative velocity of a man with respect to the state of the plank just after the jump, the state of the plank just after the jump.
आगे बढ़ा जाए भाई, देखिएगा बातचीत नहीं। देखिए एक ग्रेविटी फ्री स्पेस है और ग्रेविटी फ्री स्पेस में एक एम मास का बॉम्ब रखा हुआ है। एकदम से इसके अंदर कुछ केमिकल रिएक्शंस चल रही थी और उन केमिकल रिएक्शंस के चलने की वजह से एकदम इस बॉम्ब का एक्सप्लोजन हुआ। क्या हुआ? एक्सप्लोजन। एक्सप्लोजन होने के बाद इस बॉम्ब के चिथड़े ही चिथड़े हो गए, लेकिन तीन ही चिथड़े हुए। कितने? तीन। मतलब ये बॉम्ब एक्सप्लोड होने के बाद तीन पार्ट्स में डिवाइड हुआ, ठीक है, जिसमें से एक पार्ट तो इधर जाता हुआ देखा गया, इसका मास देखा गया m/3 था। कितना था? m/3। और ये इस डायरेक्शन में जा रहा था v वेलोसिटी से अलोंग द एक्स एक्सिस, अलोंग द एक्स एक्सिस। एक पार्ट और देखा गया जिसका मास था m/4 और वो देखा गया इस डायरेक्शन में जाता हुआ। एक के बारे में पता ही नहीं चला, एक तुम देख ही नहीं पाए। दो ही पार्ट तुम देख पाए, एक जो एक्स एक्सिस के अलोंग जा रहा था, एक जो वाई एक्सिस के अलोंग जा रहा था। ये जो वेलोसिटी दी हुई है ना, ये जस्ट आफ्टर द एक्सप्लोजन दी हुई है, जस्ट आफ्टर द एक्सप्लोजन। इनिशियली जो बॉम्ब है, इनिशियली जो बॉम्ब है वो किस पे था? रेस्ट पे था। और ये क्या है? ग्रेविटी फ्री स्पेस। कैसा स्पेस है? क्वेश्चन लिखे, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द, फाइंड द velocity of the third fragment of the bomb, third fragment of the bomb। एक बात बताओ कि जो मोमेंटम है वो किस डायरेक्शन में कंजर्व होगा, एक्स वाई या जेड? क्या सभी डायरेक्शन में कंजर्व होगा? जब बॉम्ब का एक्सप्लोजन हो रहा है, क्या उस दौरान कोई एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है? तो फिर बॉम्ब एक्सप्लोड कैसे कर गया? उसके अंदर जो इंटरनल रिएक्शंस हैं, क्या उसकी वजह से एक्सप्लोजन हुआ है? तो मैं क्या ये बोल सकता हूं कि टोटल मोमेंटम ऑफ अ बॉम्ब रिमेन्स कंजर्व? एक बात बताओ, सबसे पहला सवाल, तीसरा वाला पार्ट जो निकल के भाग गया उसका मास तो बता दोगे ना? कैसे? मास कंजर्वेशन भैया, मास तो कंजर्व ही रहेगा, m माइनस m/3 माइनस m/4। क्या ये तीसरे वाले पार्ट का मास है भाई? कितना आ रहा है? 5m/12। क्या भाई ये पी नहीं निकाल पाए क्या? अगर इतना निकाल लिया है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आगे सिलेक्शन तो हो ही जाएगा तुम्हारा, ठीक है। लेकिन अभी ये थोड़ी ना पूछा है, ये तो 5वीं क्लास में पूछा जाता था कि 3 हिस्से कर दिए, 2 हिस्सों का मास है, तो तीसरे का बताओ। आज तुमसे क्या पूछा है? तीसरे की वेलोसिटी बताओ। क्या मैं यहाँ पे मोमेंटम कंजर्वेशन सीधे 3D स्पेस में लगा सकता हूँ? अभी तक तो मैं मोमेंटम कंजर्वेशन किसी पर्टिकुलर एक्सिस के अबाउट लगा रहा था, लेकिन क्या इस क्वेश्चन में 3D स्पेस में लगाया जा सकता है? तो जरा ध्यान से देखिएगा, मैं बोलूंगा 3D स्पेस में, मैं गया इसके पास, मैंने बोला बोल तेरा मोमेंटम क्या है, तो इसने बोला m/3 इंटू वी। लेकिन v क्या आई कैप लिखना चाहिए? फिर इसके बाद कहे भाई तू भी बता दे क्या मोमेंटम, इसने बोला m/4 इंटू वी। फिर इसके पास गए, इसने कहा भाई तू बता दे, कह रहा यही तो मुझे नहीं पता, यही तो तुम्हें निकालना है। तो हमने कहा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हमने कहा इसका मास मान लेते हैं 5m/12। इसकी वेलोसिटी नहीं पता, तो इसकी वेलोसिटी नहीं पता तो क्या मान लें? v0, ठीक है, या v3 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? v3 वेक्टर बराबर 0। क्या इसके बाद ये सवाल सॉल्व हो चुका है? क्या लग रहा है, क्या आंसर आ जाएगा? क्या सिर्फ हमारे लिए v3 ही अननोन है? एम 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 कैंसिल आउट हो गए, जल्दी बता दो भाई v3 की वैल्यू क्या आ रही है? माइनस के 4/5, 3/5,
हाँ हाँ ठीक है, स्टाइल तो देखो कैसे मार रहा है। अच्छा ब्रैकेट और एक बात बताओ मुझे जल्दी से फटाफट, कि अगर हम वेलोसिटी निकाल चुके हैं तो क्या एंगल वेंगल सब कुछ निकाल सकते हैं? किस डायरेक्शन में किस क्वाड्रेंट की तरफ मूव कर रहा होगा क्या ये भी बता सकते हैं? बहुत सिंपल सी बात है, देखो इसका मोमेंटम इधर है, इसका मोमेंटम इधर है, तो इन दोनों का मिला करके मोमेंटम इधर होगा, और इन दोनों का मोमेंटम मिलाकर के ये है P1 वेक्टर प्लस P2 वेक्टर। तो गारंटी है कि जो तीसरा वाला बॉम्ब है वो जस्ट P1 वेक्टर प्लस P2 वेक्टर के ही क्या होगा, अपोजिट होगा। ऐसा क्यों बोल पा रहा हूं? मोमेंटम कंजर्वेशन, क्योंकि इनिशियल मोमेंटम पूरे सिस्टम का क्या है, जीरो, तो फाइनल भी क्या होना चाहिए, जीरो। तो फाइनल तो जीरो तभी होगा जब इक्वल एंड अपोजिट हो। क्या इस तरीके के सस्ते सस्ते सवाल तुम्हारे सामने आए हो पाएंगे? तो नेक्स्ट हेडिंग, द कंबाइंड एप्लीकेशंस ऑफ वर्क एनर्जी थ्योरम एंड मोमेंटम कंजर्वेशन। नोट कर लो उसको। कंबाइंड एप्लीकेशंस ऑफ work energy theorem and the momentum conservation. वर्क एनर्जी थ्योरम तो आपने पढ़ी हुई है और मैंने सुना है काफी स्ट्रांग है, और मोमेंटम कंजर्वेशन के भी लगभग सारे सवाल बन ही जाते हैं। तो अब हम यहाँ पर कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने वाले हैं जिसमें इन दोनों का यूज हो। मैकेनिक्स के ज्यादातर सवाल इन दो ही इक्वेशन से सॉल्व हो जाते हैं। आप ये मान करके चलिए कि लगभग 80% सवालों में या तो वर्क एनर्जी थ्योरम लगती है या मोमेंटम कंजर्वेशन, या ये दोनों लगते हैं। तो अब हम ऐसे सवाल सॉल्व करने जा रहे हैं जिसमें मोमेंटम कंजर्वेशन और वर्क एनर्जी थ्योरम दोनों लगे। क्या लगे? दोनों। चलिए सवाल शुरू करते हैं। डायग्राम बनाइएगा भाइयों। एक वेज जिसका मास कितना दिया है, 2m, एक ब्लॉक जिसका मास है m। ये वेज एक स्मूथ सरफेस पर रखा हुआ है। किस पर रखा हुआ है? स्मूथ सरफेस पर। देयर इज नो फ्रिक्शन, और इन दोनों के बीच में भी कोई भी फ्रिक्शन नहीं है। ऑल सरफेसेस आर स्मूथ। ठीक है। इनिशियली पूरा सिस्टम किस पर है? रेस्ट पर है। ठीक है। लिखें फाइंड द स्पीड ऑफ द ब्लॉक when it will reaches the ground surface. Find the speed of the block when it will reaches the ground surface. Bracket में लिख लेना, initially the whole system is at rest. Initially the whole system is at rest. हाँ बताइए। v²/4 क्या होता है? कितने लोगों का आंसर आ चुका है? √2gh। कितने लोगों का आया √2gh? ओके वंडरफुल, लेकिन ये आपका आंसर गलत है। क्या है बेटा? गलत है। √2gh तो नहीं होगा। अगर √2gh दिया जाता तो ये आंसर यहाँ नहीं पूछा जाता। अब देखें, देखिएगा जरा भाई। ध्यान से समझिएगा, कॉन्सेप्ट को समझना बहुत जरूरी है। इससे पहले आपने जब भी प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया था ना, तो ये जो था ना, ये वेज, ये फिक्स था। ये क्या था? फिक्स था। और ये ब्लॉक मूव करते हुए नीचे आता था। वर्क एनर्जी थ्योरम ब्लॉक पे लगाते थे और आंसर निकाल लेते।
लेकिन जनाब आज जब ये ब्लॉक मूव करना शुरू करेगा तो ब्लॉक पे नॉर्मल फोर्स इधर है, लेकिन इस वेज पे क्या वो नॉर्मल फोर्स इधर लग रहा होगा? तो उस नॉर्मल फोर्स का एक कंपोनेंट क्या हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होगा? क्या वो वेज को एक्सेलरेट करेगा या नहीं करेगा? और नहीं तो ऐसे भी सोच सकते हो, तुमने पहले ही उस दिन कल किया था, अगर ये ब्लॉक आगे आएगा तो ये वेज पीछे जाएगा, क्योंकि पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास कहीं भी नहीं जाए। तो आज वेज चलेगा या नहीं चलेगा? चलेगा भाई, दौड़ेगा भाई, दौड़ेगा। मतलब आज √2GS तो आपका आंसर नहीं होगा। एक बात बताएं, अगर मैं यहां पर वेज प्लस ब्लॉक को अपना सिस्टम कंसिडर करूं, क्या बोला मैंने? वेज प्लस ब्लॉक। मेरा बात ध्यान से सुनने का कोशिश करिएगा जनाब। वेज प्लस ब्लॉक को अगर मैं अपना सिस्टम कंसिडर करूं, तो इस पूरे सिस्टम पर मैं आपसे यह पूछना चाह रहा हूं कि एक्सटर्नल फोर्स एक्स के अलोंग, मैं सिर्फ एक्स के अलोंग बात कर रहा हूं, एक्स के अलोंग क्या है? क्या 0 है? क्या इस पूरे सिस्टम के ऊपर अलोंग द एक्स एक्सिस कोई फोर्स लग रहा है क्या? क्योंकि नीचे वाली सरफेस क्या है? स्मूथ है। जो भी फोर्सेस है एक्सटर्नल फोर्सेस, वो यहां से सरफेस से नॉर्मल है, और इस पूरे सिस्टम का नीचे क्या है? mg है। क्या इसके अलावा और कोई फोर्सेस है? मतलब जो भी फोर्सेस है सिर्फ वो वाई डायरेक्शन में है, एक्स के अलोंग तो कोई भी फोर्सेस नहीं। क्या हम यहां पर मोमेंटम कंजर्वेशन अलोंग द एक्स एक्सिस लगा सकते हैं या नहीं? अरे हाँ या ना? तो हम यहां पर ये कहेंगे कि मान लेते हैं भाइयों गरीबों, देखते जाइएगा जनाब, जब वो ग्राउंड सरफेस पर पहुंचा, कहां पे पहुंचा? ग्राउंड सरफेस पे, तो मान लेते हैं इसका स्पीड v1 हो गया और इसका स्पीड क्या हो गया? v2। मानने में अपना क्या जा रहा है? अब मोमेंटम कंजर्वेशन अगर एक्स एक्सिस के अलोंग लगाए तो हम कहेंगे देखो इनिशियल मोमेंटम क्या था? 0। फाइनल मोमेंटम भी क्या होना चाहिए? 0। तो mv1 माइनस के 2mv2, m से m कट गए, तो यहाँ पे v1 अपॉन v2 की वैल्यू कितनी आ गई? 2। या यहाँ पे ऐसे लिख लो, v1 बराबर कितनी इक्वेशन है? कितनी इक्वेशन है? वेरिएबल कितने? क्या एक इक्वेशन दो वेरिएबल हो तो क्या हम सॉल्व कर सकते हैं? आवाज आ रही है कहीं पीछे? कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं क्या भाई? क्या हमें अभी एक और इक्वेशन चाहिए? वो इक्वेशन कहां से आएगी? वो आएगी वर्क एनर्जी थ्योरम। अभी तो तुम्हें इसलिए समझ में आ रहा है क्योंकि हेडिंग डलवा दी है ऊपर, है ना? लेकिन एक बात बताओ, यहां पे वर्क एनर्जी थ्योरम मुझे इस ब्लॉक पे लगानी चाहिए या इस वेज पे लगानी चाहिए? अगर बेटा पूरे सिस्टम पे लगाओगे तो फायदे में रहोगे, क्योंकि अगर इस पूरे सिस्टम को एक साथ कंसिडर करोगे तो टोटल वर्क डन बाय नॉर्मल फोर्स विल बी 0। याद करो जरा, क्या याद आ रहा है? पूरे सिस्टम पे टोटल वर्क नॉर्मल का क्या होगा? 0 होगा। हाँ, अगर तुमने किसी एक ब्लॉक पे लगाया या मान लो वेज पे लगाया तो तुम्हें नॉर्मल का वर्क लिखना पड़ेगा। अब नॉर्मल का वर्क कैसे लिखोगे भाई? नॉर्मल की तो तुम्हें वैल्यू भी नहीं पता, और नॉर्मल इतना खतरनाक है कि हर पॉइंट पे अपना डायरेक्शन क्या कर रहा होगा? चेंज कर रहा होगा, और मैग्नीट्यूड भी क्या हो रहा होगा? चेंज। वो तुम्हारे बस का काम नहीं है। So the next step is we should apply the work energy theorem on a whole system. On a whole system. इस पूरे सिस्टम पर किसका वर्क हुआ है? क्या सिर्फ ग्रेविटी का वर्क हुआ है? तो हम ये कह सकते हैं ग्रेविटी ने वर्क किया कितना? mgh। कितना किया? mgh। ग्रेविटी के द्वारा जो भी वर्क किया गया या ग्रेविटी ने यहाँ पे जो भी मेहनत करी है वो दो में बटी है, दो लोगों में बटी है। किस किस में बटी है? कुछ इसको मिली है और कुछ ब्लॉक को। वर्क डन बाय ग्रेविटी बराबर क्या? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी लिख सकते हैं। तो क्या लिखेंगे? हाफ v1 स्क्वायर प्लस हाफ 2m इंटू v2 स्क्वायर माइनस इनिशियल क्या था? 0। इक्वेशन नंबर। क्या लग रहा है? कुछ समझ में आ रहा है? ये पहली वाली जो इक्वेशन है ये क्या है? कॉन्सेप्ट को समझो, सवाल तो तुरंत हो जाएंगे। मोमेंटम कंजर्वेशन किसके अलोंग? along x axis. Wonderful. And this is what? वर्क एनर्जी थ्योरम। किस पर? नहीं आया समझ? पक्का?
क्या इसके आगे भी सॉल्व करना सिखाना पड़ेगा क्या? क्या इसके आगे हम V1 और V2 की वैल्यू निकाल पाएंगे? यहां से V1 की वैल्यू पुट कर दो तो V2 की वैल्यू आ जाएगी, V2 की आगे 2 टाइम्स कर देना तो V1 आ जाएगा। आंसर लिखो फटाफट, बताओ क्या आ रहा है, जल्दी नोट डाउन दिस। क्या लगता है, कॉन्सेप्ट समझ में आया? पक्का? कितना आ रहा है V1? 2GH/2 बाहर है। ठीक है, समझ गया समझ गया समझ गया, सॉरी फॉर। और V2 आ रहा है किसी को समझ में नहीं आया हो तो डाउट पूछ सकता है। पूछ लो पूछ लो। इस प्रोफाइल पर बहुत सारे सवाल बन सकते हैं, बहुत सारे। ठीक है, कॉन्सेप्ट सब में यही होगा। अभी ग्रेविटी वर्क कर रही है, अब स्प्रिंग ले आएंगे। क्या ले आएंगे? स्प्रिंग ले आएंगे। कभी बॉम्ब ले आएंगे। ठीक है, देखते हैं अभी क्या बन सकते हैं। कॉन्सेप्ट सभी को क्लियर है? अरे है या नहीं है? ओके वंडरफुल। क्या आगे बढ़े? इसका बी पार्ट लिखो जरा फटाफट। फाइंड द वर्क डन बाय नॉर्मल फोर्स ऑन द वेज। फाइंड द वर्क डन बाय द नॉर्मल फोर्स ऑन द वेज। जल्दी बताओ जल्दी। सजावट नहीं चलेगी बिल्कुल। वेज पर सिर्फ एक ही फोर्स वर्क कर रहा है, कौन? क्योंकि वेज तो सिर्फ एक्स एक्सिस के अलोंग ही मूव कर रहा है। क्या वाई में वेज का कोई डिस्प्लेसमेंट हुआ है? नहीं हुआ है, वंडरफुल। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि जो भी नॉर्मल ने वर्क किया, क्या वो बराबर उसकी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होगा? तो ध्यान से देखना, क्या लिखेंगे, हाफ 2m इंटू V2 का स्क्वायर। क्या V2 निकाल चुके हो? तो V2 की वैल्यू कितनी है? GH/3। क्या mgh/3 आ गया? ये नॉर्मल का वर्क किसके ऊपर है? अगर ब्लॉक पे पूछा जाता तो सेम होता, लेकिन विद नेगेटिव साइन होता, विद नेगेटिव साइन। अगर ये पूछ लिया जाता कि ये बताओ कि वर्क डन बाय नॉर्मल ऑन द ब्लॉक, तो हम कहते हैं कि ब्लॉक के ऊपर नॉर्मल का वर्क कितना होगा, प्लस mgh/3 या माइनस mgh/3। नहीं आया समझ? क्या इस तरीके के सवाल आपके सामने आएंगे? क्या सॉल्व हो पाएंगे? वेलोसिटी वगैरह पूछी जाएगी, निकाल पाओगे? चलिए आगे बढ़ते हैं। एक 1 kg का ब्लॉक है, एक 2 kg का ब्लॉक है, दोनों को स्प्रिंग से कनेक्ट किया। किससे कनेक्ट किया? स्प्रिंग से। और इस तरीके से कंप्रेस किया स्प्रिंग को। किसको कंप्रेस किया? स्प्रिंग को। ये स्प्रिंग अभी कंप्रेस्ड है और एकदम से छोड़ दिया, क्या होगा? है? क्या होगा? क्या यहीं रुके रहेंगे, भागेंगे? ये इधर जाएगा और ये इधर जाएगा। लिखो, इनिशियली द स्प्रिंग इज कंप्रेस्ड बाय 1 मीटर। Initially, the spring is compressed by 1 meter. And the block is at rest. Find the speed of the blocks. Find the speed of the blocks.
when the springs come into the natural length. Find the speed of the blocks when the spring comes into the natural length. चलिए समय शुरू। सिक्स एंड सॉल्व कर रहे हो या नहीं? करो करो, सॉल्व करो फटाफट। बताओ आपकी कैलकुलेशंस क्या आ रही है? सिक्स और 12 तो नहीं आएगा। 2√3 और 4√3, 2√3 एंड 4√3। कोई है जिसका आंसर आया हो अभी तक? ग्रेट, वंडरफुल। और भाइयों, बची हुई जनता क्या कर रही है? आज ही करना है, ठीक है? समय बहुत कम है, थोड़ी सी रफ्तार बढ़ाए। इतना समय लग रहा है? अच्छा चलिए देखते हैं। समय समाप्त। एक बात बताओ, जैसे रिलीज किया ये इधर भागेगा। मान लेते हैं इसकी स्पीड है v2, कितनी है v2, और ये इधर भागेगा। मान लेते हैं इसकी स्पीड है v1। सबसे पहला स्टेप क्या? मोमेंटम कंजर्वेशन। अरे है या नहीं है? तो जरा ध्यान से देखिएगा, इनिशियल मोमेंटम पूरे सिस्टम का क्या था? 0। फाइनल क्या लिखेंगे? 2 इंटू v2 माइनस 1 इंटू v1 बराबर 0। पहली इक्वेशन v1 बराबर 2v2। ये जो वेलोसिटीज आई है कहां से आई है? किसने वर्क किया है? किसने मेहनत करी है? जो यहां पर ग्रेविटी कर रहा था, क्या वो यहां पे स्प्रिंग कर रहा है? क्या इनिशियली स्प्रिंग कंप्रेस था? अब ध्यान से सुनना, वर्क एनर्जी थ्योरम अगर लगाए तो वर्क एनर्जी थ्योरम इस ब्लॉक पे लगाए या इस ब्लॉक पे लगाए या होल सिस्टम पे लगाए? पक्का? तो हम यहाँ पे बोलेंगे कि पूरे सिस्टम पे वर्क एनर्जी थ्योरम लगाने जा रहे हैं। तो वर्क डन बाय स्प्रिंग, वर्क डन बाय स्प्रिंग लिखेंगे हाफ के एक्स इनिशियल। बी केयरफुल, एक्स इनिशियल कितना है? 1। एक्स फाइनल कितना है? 0। फाइनल 0 क्यों लिया? क्योंकि एनएलपी पे आ गया। क्या सहमत हो? क्या हम ये कह सकते हैं कि वर्क डन बाय स्प्रिंग 36 जूल है? कितना है? 36 जूल। गया कहां ये? काइनेटिक एनर्जी में। किसकी काइनेटिक एनर्जी में? हाफ 2 इंटू v2 स्क्वायर, अरे नहीं आया गरीबो, प्लस हाफ 1 इंटू v1। लेकिन v1 को डायरेक्ट लिख लो यहाँ पे, क्या? 2v2 का स्क्वायर। खत्म। इतना टाइम लग रहा है सॉल्व होने में? क्या इसके आगे कैलकुलेशन नहीं आती तुम्हें? आती है भाई? तो 36 बराबर v2 स्क्वायर प्लस 2v2 स्क्वायर। तो यहां से ये v2 स्क्वायर की वैल्यू आती है 12। कितनी आती है? 12। तो यहां से v2 की वैल्यू आती है √12, और अगर v1 की वैल्यू निकालें तो दैट इज 2√12। हो नहीं रहा यार? अच्छा, देखने के बाद हो गया होगा। ये बताओ कि क्या समझ में नहीं आया? क्या हम मोमेंटम कंजर्व क्यों कर रहे हैं? क्या ये समझ में आ रहा है? वर्क एनर्जी थ्योरम किसी एक ब्लॉक पर लगाई है पूरे सिस्टम पर? कर पाओगे? आगे बढ़ा जाए?
देखिएगा ध्यान से, क्वेश्चन क्या है। एक वेज जिसका मास कितना दिया है, अरे बोलो भाई, है पक्का, और एक ब्लॉक एम, ब्लॉक को कितनी रफ्तार से फेंका है, v नॉट से। ये वाली सरफेस क्या है, स्मूथ। इनिशियली ब्लॉक को इधर फेंका है, ये रेस्ट पर है, ये किस पर है, रेस्ट पर, पूरी सरफेस स्मूथ है, ठीक है। एकदम से ये आएगा और फिर इसके ऊपर इस तरीके से क्लाइंब करना शुरू कर देगा, मतलब इसके ऊपर चढ़ना शुरू कर देगा। चढ़ेगा या नहीं चढ़ेगा, मान ले बहुत बड़ा है, कितनी हाइट है सब बुर्ज खलीफा की बराबर, कितनी, बहुत बड़े, चढ़ता जा रहा है, चढ़ता, क्या जीवन भर चढ़ता रहेगा, कहीं तो जाके रुकेगा ना। क्वेश्चन लिखो, फाइंड द मैक्सिमम हाइट अचीव्ड बाय द ब्लॉक, फाइंड द मैक्सिमम हाइट अचीव्ड बाय द ब्लॉक। देखिएगा ध्यान से, कॉन्सेप्ट है इंपॉर्टेंट, समझने की कोशिश करेंगे। आज से पहले तो हम ये बोला करते थे कि जब ये मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगा तो उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0, किसकी, ब्लॉक की। लेकिन आज नहीं बोल सकते ये बात। क्यों नहीं बोल सकते, क्योंकि आज जिसके ऊपर वो चढ़ना शुरू करता है वो खुद ही चलना शुरू कर देता है। अरे देखो कैसे देख रहे हैं भाई, जैसे ही इसके ऊपर आएगा, क्या इस वेज के ऊपर नॉर्मल इस डायरेक्शन में लगाएगा, अरे हाँ या ना। अगर नॉर्मल इस डायरेक्शन में लगेगा तो नॉर्मल का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या इसको एक्सेलरेट करेगा, अगर इसको एक्सेलरेट करेगा क्या इसकी स्पीड बढ़ेगी, अगर इसकी स्पीड बढ़ेगी तो ऑब्वियस सी बात है, यहां पे ये तो नहीं बोल सकते कि ये जब रेस्ट पे आ जाए। लेकिन एक बात बोल सकते हो, अगर तुम्हें इस पे बिठा दूं, किस पर, वेज पर, तो ये इसके रिस्पेक्ट में ऊपर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके रिस्पेक्ट में कब तक ऊपर जाता हुआ दिखाई देगा, जब तक इसके रिस्पेक्ट में इसके पास क्या होगी, वेलोसिटी। यहां पर आप ये बोल सकते हो जब वो अपनी मैक्सिमम हाइट पर होगा, ध्यान से सुनिएगा, बी केयरफुल, जब वो मैक्सिमम हाइट पर होगा तो उस समय वेज के रिलेटिव इसकी वेलोसिटी क्या होगी, 0। अगर कोई इंसान वेज पे बैठ करके देख रहा है तो उसको लगेगा कि ये रेस्ट पर है। लोगों ने कहा क्यों सर, आप बोल रहे हैं मैं क्यों मान लूं, मैंने कहा मत मानो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर वेज पे बैठे हुए इंसान को ऐसा लग रहा है कि ये चल रहा है, क्या लग रहा है, चल रहा है, तो चल रहा है तो और ऊपर जाएगा, अरे जाएगा कि नहीं जाएगा। अगर मैंने तुम इससे पूछा बिल्लो, इसने कहा हाँ सर, ये बताओ ये ब्लॉक क्या कर रहा है, इसने बोला चल रहा है, मैंने कहा चल रहा है, तो क्या ये मैक्सिमम हाइट है, नहीं है, और ऊपर गया, और ऊपर गया, एक पॉइंट पे जाकर के बिल्लू से पूछा क्या हुआ, इसने बोला सर रुक गया, रुक गया तो इसका मतलब क्या है, उस इंस्टेंट पर हम ये कहेंगे क्या ये मैक्सिमम हाइट अचीव कर चुका है। कॉन्सेप्ट, मुद्दे की बात, हम यहां पर ये बोलेंगे कि व्हेन अ ब्लॉक इज एट मैक्सिमम हाइट, एट दैट मोमेंट wedge and block, both of them are moving together with the same velocity। पहले बात बताओ समझ में आई या नहीं आई। अगर इसकी वेलोसिटी इसके बराबर नहीं है तो इसके रिलेटिव ये इसके ऊपर जा रहा है या नहीं जा रहा है, तब तक जाएगा जब तक कि दोनों की वेलोसिटी बराबर नहीं हो जाएगी। ये बात बताओ कितने लोगों को समझ में आ गया, बस खत्म। अब क्या है, खत्म। पहली इक्वेशन, मोमेंटम कंजर्वेशन, कौन सा कंजर्वेशन, मोमेंटम कंजर्वेशन। एक बात बताओ, इस पूरे सिस्टम के ऊपर एक्स एक्सिस के अलोंग क्या कोई एक्सटर्नल फोर्स है, क्या कोई एक्सटर्नल फोर्स है, अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो क्या एक्स एक्सिस के अलोंग टोटल मोमेंटम कंजर्व रहेगा। तो बताओ इनिशियल मोमेंटम क्या था पूरे सिस्टम का, अभी 0 नहीं है, बी केयरफुल, 0 है क्या, कितना है, वेज का 0। फाइनल मोमेंटम इसका 2mv और इसका mv। देखो कैसे देख रहे हैं, अरे नहीं आया। इंटरेस्टिंग बात, यहां से v की वैल्यू क्या आ रही है, v0/3। क्या ये पूछा गया है तुमसे, क्या ये पूछा गया है, क्या आपसे पूछा क्या गया है, मैक्सिमम हाइट, हाउ विल यू फाइंड द मैक्सिमम हाइट, व्हाट विल बी द नेक्स्ट इक्वेशन जो तुम्हें फिजिक्स में आती है, क्या वर्क एनर्जी थ्योरम आता है। हम कह सकते हैं ये रही मैक्सिमम हाइट और ये मैक्सिमम हाइट h, कितनी है h,
तो अगर मैं इस पूरे सिस्टम पर एक साथ वर्क एनर्जी थ्योरम लगाऊं तो नॉर्मल का वर्क जीरो। तो पूरे सिस्टम पे अगर वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएं तो बताना ग्रेविटी का वर्क कितना हुआ है, पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव। नेगेटिव क्यों लिख रहा हूं, ये समझ में आ रहा है? क्योंकि ब्लॉक अभी नीचे से ऊपर गया है। दिस इज द वर्क डन बाय ग्रेविटी बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ध्यान से देखना, फाइनल काइनेटिक एनर्जी लिखने जा रहा हूं। फाइनल काइनेटिक एनर्जी, क्या ये दोनों एक साथ चल रहे हैं? क्या मान सकता हूं टोटल मास 3m है इंटू V2, सॉरी V का स्क्वायर। किसका स्क्वायर? V का स्क्वायर। अरे नहीं समझ आया, माइनस क्या जीरो कर दूं? क्या जीरो कर दूं? अरे क्या बात कर रहे हो वे? क्या होगी इनिशियल वेलोसिटी क्या सिस्टम की? हाफ m V0 स्क्वायर। क्या बहुत टफ है क्या? क्या आपको पता है v की वैल्यू V0/3 निकाल चुके हो? तो यहां से v की वैल्यू यहां पे V0/3 सब्स्टिट्यूट कर दो। ये आपकी इक्वेशन नंबर 2, ये है आपकी इक्वेशन नंबर 1। क्या आंसर आ जाएगा? बताइए जनाब, क्या आ रहा है आंसर? कितना आ गया? कोई है जिसको समझ में आया? सभी को आ गया? इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है? बाद में छाप। इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है? क्या है? इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब वो मैक्सिमम हाइट पर पहुंचेगा उस समय इसके पास जो वेलोसिटी आई है इसको हम कॉमन वेलोसिटी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉमन वेलोसिटी। ये कॉमन वेलोसिटी वही वेलोसिटी है जो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास थी। इस पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी एक्स एक्सिस के अलोंग क्या कभी चेंज होगा? अरे हाँ या ना? क्यों नहीं होगा? क्योंकि एक्स एक्सिस के अलोंग कोई भी एक्सटर्नल फोर्स, एक्स एक्सिस के अलोंग क्या कोई एक्सटर्नल फोर्स है? अगर एक्स एक्सिस के अलोंग कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो एक्स एक्सिस के अलोंग क्या सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट रहेगा? अगर मैं तुमसे ये कहूं कि एक बात बताओ, इनिशियल वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास का एक्स एक्सिस के अलोंग कितना है, क्या निकालना आता है तुम्हें? फॉर्मूला बताओ क्या था? m इंटू V0 प्लस 2m इंटू 0, क्योंकि वो रेस्ट पे था, बटे 3m। अरे भाई ये तो यही आ रहा है। क्या ये कॉमन वेलोसिटी क्या सेंटर ऑफ मास वाली वेलोसिटी आ रही है? मतलब हम ये कह सकते हैं जब वो मैक्सिमम हाइट पर पहुंचेगा उस समय बोथ ऑफ द ब्लॉक्स विल मूव टुगेदर विद अ कॉमन वेलोसिटी एंड दैट कॉमन वेलोसिटी विल बी सेम एज सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी। नहीं आया अभी भी? क्लियर है भाई? यहां पर आपसे ये भी पूछ सकता है कि इस दौरान नॉर्मल का वर्क कितना हुआ? क्या कर पाओगे सॉल्व? कैसे करोगे? वर्क एनर्जी थ्योरम। तो एक स्टेटमेंट लिखेंगे जल्दी से फटाफट अंग्रेजी में। When the block reaches the maximum height, when the block reaches the maximum height, at this moment, wedge and block will move together with a common velocity which is same as velocity of center of mass, which is same as velocity of center of mass। इसके बाद नोट करें इसको, फटाफट करें जल्दी से, समय कम बचा हुआ है। क्विक। फिर बज गया फोन। तुम्हारे पास कोई अच्छे गाने वाने नहीं बचे हैं क्या? ये टिनटिनाते रहते हो, कोई बढ़िया सा गाना लगाओ। लगा ले लिपस्टिक। अब ये भी मुझे बताने पड़ेंगे बढ़िया गाने कौन से हैं, बता दें? अभी मिल लेना क्लास के बाद। ये बताओ, देखो आंसर तो आते रहेंगे, आंसर तो 5वीं क्लास के बच्चे भी निकाल देते हैं अगर 2 इक्वेशन बना के दे दूं। ये बताओ इक्वेशन बनाना तुम्हें आया कि नहीं आया? मैक्सिमम हाइट जब अचीव करेगा वो मोमेंट क्या होगा, क्या ये बात समझ आई या नहीं आई? बस यही समझने वाली बात है।
आंसर निकालने के तो मैं आगे और भी तरीके बता दूंगा कि देखते आंसर आ जाए, इक्वेशन लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन वो बाद में बताया जाएगा। कब बताया जाएगा? बाद में। पहले इक्वेशन लिखना सीख लो, क्योंकि अभी वो बता दिया तो तुम इक्वेशन लिखोगे नहीं, तुम सीधे आंसर निकालोगे, इसलिए वो बाद में बताऊंगा, लेकिन अभी इक्वेशन लिखना सीखो, मोमेंटम कंजर्वेशन और ये। ठीक है, क्या छाप लिया? छाप लिया? ठीक है, तो जरा ध्यान से देखिएगा भाई, एक बात और पूछना चाहूंगा, क्या ये ब्लॉक हमेशा जीवन भर वहीं लटका रहेगा, टंगा रह जाएगा क्या? क्या ऐसा होगा ये ऐसे गया ऊपर और फिर ये वापस नीचे लौट के आएगा? अरे आएगा कि नहीं आएगा? लोग ऐसा भी तो हो सकता था कि सर ये ऐसे जाए, ठीक है, यहाँ पहुंचे, फिर यहाँ से ऐसे प्रोजेक्टाइल करते हुए नीचे आए, हो सकता है भाई। अगर मान लो ये वाली हाइट इस वाली हाइट से क्या होती? कम होती, इसलिए तो बोला था बुर्ज खलीफा, क्या याद आ रहा है? आगे जाके ऐसे भी क्वेश्चन मिलेंगे, टेंशन मत लो, जिसमें ये जाएगा, हवा में आ जाएगा, फिर प्रोजेक्टाइल करते हुए नीचे आ रहा होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अभी तो हम ये मान करके चल रहे हैं इस बैच की हाइट मैक्सिमम हाइट से तो क्या है? ज्यादा है। क्या ये यहीं लटका रह जाएगा? एक बात बताना मुझे, अबे ओ छछुंदर, कबूतर बना के उड़ा देंगे यहीं से, नालायक। फोकस इधर रहना चाहिए, फोकस कहां डेविएट हो जाता है भाई? कितनी बार बोला है, तेरा ध्यान किधर है? तेरा हीरो इधर है, समझ ही नहीं रहे भाई। एक बात बताओ, ये ब्लॉक ऐसे ऊपर गया, क्या ये ब्लॉक वापस से लौट के नीचे आएगा? जब ये ब्लॉक ऊपर गया उस समय इस वेज की स्पीड बढ़ रही होगी या घट रही होगी? बढ़ या घट? इंक्रीज या डिक्रीज? क्या इंक्रीज कर रही होगी? जब ये नीचे आ रहा होगा तो डिक्रीज या इंक्रीज? डिक्रीज। जब ये ऊपर जा रहा होगा तो भी इंक्रीज कर रही होगी, नीचे आ रहा होगा तब भी इंक्रीज कर रही होगी। समझने का तरीका ये है, जब तक ये इसके ऊपर लदा रहेगा, कौन? ब्लॉक, तब तक क्या इस पर नॉर्मल ऐसे लगता रहेगा, चाहे ये ऊपर जाए चाहे नीचे जाए, मुझे वेलोसिटी से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन फोर्स तो ऐसे ही लगेगा। इस फोर्स का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या आगे की तरफ रहेगा? तो इस वेज को अगर ध्यान से देखो, क्या वेज पर हमेशा जब तक ये इसके ऊपर बैठा हुआ है, क्या हमेशा एक नॉर्मल फोर्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लग रहा है? अगर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है तो वो वेज को एक्सेलरेट करेगा या नहीं? मतलब ये ऊपर गया और फिर वापस से नीचे लौट के आया, कौन? ब्लॉक। इस दौरान वेज की स्पीड लगातार बढ़ेगी या घटेगी? हमेशा बढ़ेगी। तो चलिए अब इसी का अगला पार्ट आपके लिए जो है वो ये है कि यहां पर कुछ देर बाद ये वापस लौट के नीचे आ जाएंगे। जब ये नीचे आ गया तो ये इस डायरेक्शन में जा रहा है V1 से और ये इस डायरेक्शन में जा रहा है किससे? V2 से। ये आपके लिए होमवर्क है। क्या है? होमवर्क। ये आपको सॉल्व करके लाना है कि जब वो वापस लौट के आएगा ना वापस, तो जब वापस लौट के ग्राउंड पे आ जाएगा तो आपको बताना है कि V1 और V2 की वैल्यूज क्या होंगी। ठीक है, होमवर्क लिखें फिर। एक तो ये क्वेश्चन है, करके ले आना बेटा, और नहीं करके ला पाओ मान लो भूल जाओ, क्योंकि जीवन में बहुत सारे अर्जेंट काम है, मैसेजेस का रिप्लाई भी देना पड़ता होगा, है ना, फोन भी रिसीव करने पड़ते होंगे, है ना, रात तो ऑब्वियस सी बात है, अगर मान लो भूल जाओ नहीं करके आ पाओ तो क्लास में पहले आ जाओ ना, तो बगल वाले की कॉपी मान के छाप लेना, क्योंकि मैं अब कल चेक करूंगा। क्या करूंगा? आधी क्लास गायब, रेस निकाल बे, उत्तर बना। बातचीत नहीं, बातचीत बिल्कुल बंद, मुंह बंद। लिखो, होमवर्क लिखो। जिस कॉपी में भी आप होमवर्क करते हैं ना वो कॉपी कल लेकर के आइएगा, ठीक है? रेस नंबर 47। ठीक, याद से लिख लेना इसको, ठीक है? कॉपी के ऊपर ही लिख लेना, और ऑब्वियस सी बात है भूलने की आदत बहुत है, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस है, गजनी हो रखी हो ना, तो हाथ पे लिख लो। कल वो कॉपी लेके आनी है जिसमें हम लोग क्या करते हैं? होमवर्क करते हैं, चाहे वो रफ हो चाहे फेयर हो। अब कुछ लोग कहेंगे सर मैं तो कॉपी में नहीं करता, मैं तो व्हाइट बोर्ड पे करता हूँ, फिर रफ, तो व्हाइट बोर्ड लेके आना कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? रेस 47 कंप्लीट। ए, 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 ओवन में आज जो क्वेश्चंस दे रहा हूँ ओवन में वो काफी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हैं, तो प्लीज थोड़ा सा उनको वक्त दीजिएगा, ठीक है?
27, 28, 29, 30, इसके बाद 36, O2 में 1 to 5, O2 में 1 to 5, ज्यादा तो नहीं है, ज्यादा हो या ना हो करके आना है, बस आज इतना ही है। SCV कल दूंगा, क्या हो पाएगा भाई? चलो भाई, और भाई तालिबानियों क्या हाल है?